ये कहानी है एक ऐसे बंदे की जो सड़क किनारे झोला छाप ज्योतिषी बना बैठा था। भाई का धंधा इतना मंदा चल रहा था कि लगता था पेट की आंतड़ियां पेट में ही गरबा खेल रही हैं। भूख के मारे लंका लगी पड़ी थी। अब बगल में ही एक आंटी जी की गर्मा गर्म बाओजी यानी अपने देसी स्टाइल में कहें तो मस्त वाले स्टीम्ड मोमोज वाली दुकान की दुकान थी। आंटी जी ने देखा कि ये लौंडा तो भूख के मारे टपकने वाला है तो बेचारी को तरस आ गया। उन्होंने बुलाया, अरे बेटे ठूंस ले दो 4 गर्मा गर्म बाओजी। भाई ने बाओजी दबा के पेले और आंतड़ियों को शांति मिली। अब मुफ्त का ठूंसा है तो एहसान तो चुकाना पड़ेगा। भाई ने स्टाइल झाड़ते हुए कहा, आंटी जी इस बाओजी के बदले में आपकी किस्मत का पर्चा खोलता हूँ, लाओ हाथ दिखाओ। अब भाई ने जैसे ही आंटी का ग्रह नक्षत्र टटोला, भाई का तो दिमाग ही घूम गया। उसने सीरियस मुंह बनाकर कहा, आंटी जी आपकी बेटी पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। उसकी तो सीधी सीधी वाट लगने वाली है। बेचारी आंटी की तो ये सुनते ही सांस अटक गई। डर के मारे फट के हाथ में आ गई। वो एकदम से उछल कर खड़ी हो गई। ए क्या बकवास बक रहा है रे तू। पास में बैठा एक ताऊ जी जो वहाँ मुफ्त का ड्रामा देखने का मजा ले रहा था, उसने बीच में टांग अड़ाई, अरे अरे बहन जी ठंडा पानी पियो, ये लड़का ऐसे ही हवाबाजी कर रहा होगा आपको डराने के लिए। आंटी ने थोड़ा कलेजा मजबूत किया और आधी अधूरी उम्मीद से पूछा, देख भाई सच सच बता मेरी बेटी पे क्या आफत आने वाली है और इसका कोई जुगाड़ है क्या। मैंने कहा, आंटी जुगाड़ तो बाद में बताऊंगा, पहले उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम वगैरह यानी जन्म कुंडली का ब्यौरा दो। आंटी ने तड़ातड़ नंबरों की लड़ी लगा दी। मैंने दिमाग के कैलकुलेटर में 2-4 उंगलियां घुमाई और एकदम कड़क आवाज में बोला, देखो आंटी ये जो आपकी बेटी का नया नया बॉयफ्रेंड बना है ना, होगन नाम का, वो कोई शरीफ बंदा नहीं है। वो आपकी बेटी की पूरी लंका लगाने की प्लानिंग करके बैठा है। आंटी का चेहरा थोड़ा ढीला पड़ा। उन्होंने मन ही मन सोचा, अबे हट, मेरी बेटी ने तो आज तक कभी नहीं कहा कि उसकी लाइफ में कोई लड़का है। ये लौंडा पक्का तुक्का मार रहा है ना। आंटी की आवाज थोड़ी ठंडी पड़ी। अरे यार मेरी बेटी तो अभी सिंगल है, उसका कोई चक्कर नहीं है, तू दोबारा ध्यान से देख, कुछ और लोचा तो नहीं है। इतने में वो ताऊ जी भी अपनी कॉलर ऊंची करके बोले, हाँ हाँ बहन जी बात में दम है। हो सकता है आपकी छोरी ने आपसे ही बात छुपाई हो। आजकल के बच्चे कहाँ सब बताते हैं। एक काम करो, फोन लगा के सीधे पूछ ही लो। आंटी को लगा कि ताऊ सही कह रहा है। झट से फोन निकाला और बेटी सूहो को ठोक दिया कॉल। और हाँ, स्पीकर ऑन करना नहीं भूली। 2 घंटी जाते ही सूहो ने फोन उठाया। हाँ मम्मी इस टाइम फोन, सब ठीक तो है ना घर पे। आंटी बोली, मुझे क्या होना है, मुझे तो तेरी चिंता है। ये बता मुझसे कुछ छुपा रही है क्या तू। सूहो उधर सकपका गई। अरे यार मम्मी को कैसे पता चला, यहाँ तो मम्मी का कोई जान पहचान वाला भी नहीं है, फिर किसने खबरी पंती की। सूहो हकलाते हुए बोली, मम्मी आप किसकी बातों में आ रही हो। आंटी चिल्लाई, तू ये मत सोच कि किसने बताया, सीधी तरह बता, तू पटाई है किसी को। सूहो ने थोड़ा हिचकिचाते हुए सच उगल ही दिया, हाँ मम्मी अभी थोड़े दिन पहले ही चक्कर शुरू हुआ है, इसीलिए आपको बताने का टाइम नहीं मिला। आंटी भड़क गई, तू तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली रे। आज अगर ये बाबा महाराज नहीं बताते तो तू तो मुझे अंधेरे में ही रखती। सूहो फोन के उस पार से तुनक के बोली, कौन बाबा महाराज मम्मी, आप किस ढोंगी के चक्कर में आ गई हो। आजकल बाहर बहुत फ्रॉड घूम रहे हैं, चूना लगा के निकल लेंगे, भरोसा मत करो। अब भाई उसने तो एक झटके में मुझे सीधे 420 की कैटेगरी में डाल दिया। मैं मन ही मन हंसा और सीधे फोन के माइक की तरफ मुंह करके बोला, सूहो जी सुनो, आपका जो बॉयफ्रेंड है ना वो आपसे 3 साल बड़ा है और उसकी एक कजन बहन भी है जो 1 साल के छोटे बच्चे को साथ लिए घूमती है। सूहो के तो तोते उड़ गए। अबे तू है कौन, तुझे ये सब कैसे पता। मैंने बात आगे बढ़ाई, और तो और वो कजन बहन आपके बॉयफ्रेंड के साथ ही एक ही छत के नीचे रहती है। अब तो सूहो के रोंगटे खड़े हो गए। भाई बॉयफ्रेंड का चक्कर शायद किसी ऑफिस वाले ने देख लिया हो, लेकिन कजन के साथ रहने वाली बात तो सिर्फ उन तीनों को ही पता थी, किसी बाहरी को कैसे मालूम। सूहो की आवाज एकदम सख्त हो गई, बोल कौन है तू, कहाँ से तांग झांक कर रहा है। अगर मेरी मम्मी से 1 रुपया भी ठगने की कोशिश की ना तो सीधे पुलिस में शिकायत ठोक दूंगी। मैंने थोड़ा पॉज लिया, फिर ठंडे दिमाग से पूछा, वैसे तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन काफी तगड़ी है ना, माल पानी अच्छा खासा है तुम्हारे पास। सूहो ने तंज कसा, हाँ हाँ आ गए ना अपनी औकात पे, आ गया ना पैसे का टॉपिक। बोला था ना मम्मी ये फ्रॉड है। हाँ हूँ मैं अमीर, पर तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली। मैंने उसकी जली कटी बातों को साइड में रखा और सीधा मुद्दे पे आया। मैडम आपका बॉयफ्रेंड आपके प्यार में पागल नहीं है, वो आपके बैंक बैलेंस के प्यार में पागल है। और सुनो, वो जो उसकी कजन बनी घूम रही है ना, वो उसकी कजन वजन कुछ नहीं है, उसकी असली बीवी है। दोनों शादीशुदा हैं और वो बच्चा उन दोनों का ही है। उन्होंने बस तुम्हारी जायदाद हड़पने के लिए कागजों में नकली तलाक ले रखा है। ये सुनते ही फोन के दोनों तरफ सन्नाटा छा गया, सबकी बोलती बंद। सूहो चिल्लाई, इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी हर बात मानता है, हम दोनों के बीच सब कितना परफेक्ट है। और उसकी बहन तो इतनी शांत है, जब भी मैं घर जाती हूँ वो बच्चे को लेकर बाहर टहलने चली जाती है। मुझे तो कभी कोई लोचा नहीं लगा। मैंने कहा, अरे मैडम दोनों मियाँ बीवी के बीच भले ही प्यार का पना बचा हो, लेकिन आपका पैसा लूटने के लिए दोनों का टारगेट एकदम सेम है, इसीलिए इतना तगड़ा नाटक रच रहे हैं। देखना अगले 1-2 दिन में वो तुमसे किसी तगड़े इन्वेस्टमेंट के नाम पर बात छेड़ेगा।
सीधे पैसे नहीं मांगेगा, बल्कि ऐसे जाल बुनेगा कि तुम खुद अपनी खुशी से पैसे लगाओगी। मैंने आगे का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। ये बंदा पूरा फ्रॉड है। इसका प्लान है कि शादी से पहले तुमसे जितना निचोड़ सके निचोड़ ले। अगले साल शादी का नाटक करेगा। शादी का 1 रुपया अपनी जेब से नहीं खर्चेगा, सारा खर्चा तुमसे करवाएगा। शादी के बाद का घर खर्च भी तेरे सिर। और जब तेरा पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा तो तेरे नाम पे भारी भरकम लाइफ इंश्योरेंस करवाएगा और फिर कोई एक्सीडेंट करवा के तेरी बलि चढ़ा देगा ताकि इंश्योरेंस का मोटा पैसा समेट सके। ये सुनते ही आंटी और ताऊ जी के तो होश उड़ गए और उधर फोन पर सू हो की भी डर के मारे फट के हाथ में आ गई, क्योंकि सच तो ये था कि 2 दिन पहले ही उसके बॉयफ्रेंड ने किसी दोस्त के साथ बिजनेस इन्वेस्टमेंट का जिक्र छेड़ा था, जिसे सू हो ने बिजी होने की वजह से टाल दिया था। फोन पर गहरा सन्नाटा छा गया। आंटी अब बर्दाश्त नहीं कर पाई, चिल्ला के बोली, बेटी अब भी टाइम है, उस हरामी को लात मार के निकाल अपनी जिंदगी से। ऐसी आग में मत कूद, अभी के अभी ब्रेकअप कर। सू हो ने कांपती आवाज में कहा, मम्मी आप टेंशन मत लो, मुझे समझ आ गया है कि क्या करना है। और उसने धड़ाम से फोन काट दिया। फोन कटते ही आंटी तो इमोशनल हो गई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। अरे बेटा, आज तो तूने मेरी बच्ची की जान बचा ली, वरना वो नीच तो मेरी बेटी को चबा जाता। मुझे माफ कर दे बेटा। आंटी भागी भागी गल्ले पे गईं और कड़कड़ाते हुए 500 रुपए निकाले। छोटे महाराज, ये मेरी तरफ से छोटी सी दक्षिणा है, रख लो। तूने मेरी बच्ची का घर बसने से पहले ही बचा लिया। मैंने हंसते हंसते वो गुलाबी गुलाबी नोट जेब में ठूंसे और बोला, अरे आंटी जी, कर भला तो हो भला। अगर आपने मुझे गरम बाउजी न खिलाए होते तो आपकी बेटी का ये राज भी न खुलता। सब किस्मत का खेल है। फिर मैंने घूमकर उस ताऊ जी को देखा। क्यों ताऊ, मान गए ना, शर्त हार गए आप। ताऊ जी का मुंह उतर चुका था। वो अविश्वास से अब पूरी तरह भक्त बन चुके थे। भाई तू तो अंतर्यामी निकला। ले बाउजी के पैसे मैं देता हूँ, जरा मेरी भी कुंडली देख ले यार। जहाँ दिखे लक्ष्मी वहाँ बन जाओ स्वामी। मैंने तुरंत हाँ भर दी। हाँ ताऊ, 500 रुपए लगेंगे एक बार देखने के। ताऊ ने बिना नखरे किए 500 का नोट थमा दिया। मैंने ताऊ के चेहरे को ध्यान से देखा। आंखें कंचे जैसी साफ, नाक नक्श बढ़िया, चेहरे पे चकाचौंध। मैंने कहा, ताऊ तेरी किस्मत तो एकदम बुलंद है। जीवन में कभी खाने पीने की कमी नहीं होगी, बच्चे भी नाम रोशन करेंगे, कोई बड़ी बीमारी शारी नहीं होने वाली। ताऊ बीच में ही मचल गए। अरे छोटे मोटे झंझट का क्या, वो बता ना। मैंने फिर गौर से देखा। हाँ, एक छोटी सी परेशानी है, पर वो इतनी छोटी है कि बताने लायक भी नहीं। ताऊ उतावले हो गए। अबे बता तो सही, कितनी छोटी है? मैंने कहा, जब आप 99 साल के हो जाओगे ना। ताऊ चहक उठे। अबे वाह, क्या मैं 99 साल जीऊंगा? मैंने बात काटी। अरे पूरी बात तो सुनो ताऊ। 99 साल की उम्र में आपकी कब्र को वहाँ से उखाड़ के कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि सरकार वहाँ की जमीन एक्वायर करके हाईवे बनाएगी और आपके घर वालों को बदले में भारी मुआवजा मिलेगा। ताऊ तू तो मरने के बाद भी अपने पोते पोतियों को अमीर बना के जाएगा। आंटी जोर से हंस पड़ी। अरे भाई साहब, आपकी तो मरने के बाद भी लॉटरी लग रही है। ताऊ मुंह बनाकर बोले, अबे हटाओ यार, ये कैसी फालतू की किस्मत है। मैंने आंटी से कागज कलम मांगा और 2 सुरक्षा कवच बनाए। एक आंटी को थमाते हुए कहा, ये लो आंटी, इसे बेटी के पास रखना, ये हर मुसीबत को टाल देगा। उधर सुहो का हाल ये था कि फोन काटने के बाद उसका दिमाग पूरी तरह से हिल चुका था। ऑफिस की फाइलें सामने पड़ी थीं, पर ध्यान कहीं और ही था। आखिरकार उसने तंग आकर ऑफिस से छुट्टी ली और सीधे अपने बॉयफ्रेंड के अड्डे पर पहुंच गई। बॉयफ्रेंड तो घर पे नहीं था, बस वही तथाकथित कजन बहन जी अपने बच्चे के साथ घर पर मौजूद थी। अब सुहो मैडम ने अपनी तीखी खोपड़ी चलाई। वो उस कजन से एकदम मीठी मीठी बातें करने लगी, जैसे जन्मों की बिछड़ी सहेली हो। बेचारी कजन भी रोते बिलखते बच्चे को संभालते संभालते परेशान थी, तो उसे भी लगा कि चलो कोई तो मदद के लिए आया। जैसे ही कजन का ध्यान भटका, सुहो ने झट से बच्चे के सर से चुपके से 2-4 बाल उखाड़ लिए। फिर मदद करने के बहाने बॉयफ्रेंड के बेडरूम में घुसी। उसकी बेडशीट से कुछ बाल और एस्ट्रे में से बुझे हुए सिगरेट के बट समेट लिए। काम पूरा होते ही बाय बाय बोलकर रफू चक्कर। बाहर निकलते ही सुहो सीधे हॉस्पिटल भागी और जान पहचान वाले डॉक्टर से अर्जेंट डीएनए टेस्ट करवाया। कुछ ही देर में जब रिपोर्ट हाथ में आई तो उसके होश उड़ गए। उसकी उंगलियां रिपोर्ट को दबाते हुए कांप रही थीं। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि वो बंदा ही उस बच्चे का असली बाप है। बस फिर क्या था, सुहो ने बिना एक सेकंड गंवाए उस धोखेबाज बॉयफ्रेंड को फोन पर ही ब्रेकअप थमा दिया। सबूत इतने कड़क थे कि लौंडा चूम पर्यंत नहीं कर पाया और चुपचाप सुहो के सारे ऐंठे हुए पैसे लौटाकर दुम दबाकर भाग निकला। खेल खत्म, पैसा हजम। उधर मैं भी आंटी और ताऊ जी से विदा लेकर पार्क की तरफ निकल पड़ा। रविवार का दिन था। पार्क में पब्लिक का पूरा मेला लगा था। मैंने भी सोचा कि लगे हाथ 2-4 मुर्गे यहाँ भी हलाल कर लिए जाएं। तो भाई ने एक मस्त पेड़ की छांव पकड़ी और जमीन पर अपनी ज्योतिष की दुकान सजा ली। अभी बोरिया बिस्तर बिछाया ही था कि एक सिक्योरिटी गार्ड ताऊ गश्त लगाते हुए वहाँ आ धमके। उन्होंने मेरी दुकान पर लिखे अक्षरों को गौर से देखा। मैंने चेहरे पर 100 वॉट की स्माइल चिपकाई। अरे ताऊ जी आओ आओ,
किस्मत का पर्चा खुलवाना है क्या? ताऊ ने मुझे ऊपर से नीचे तक ताड़ा और बिना कुछ बोले मुड़कर चले गए। अबे इस बुढ़े को क्या दौरा पड़ा? मैं मन ही मन सोच ही रहा था कि देखा ताऊ हाथ में एक भयंकर बड़ा लाउडस्पीकर लेकर वापस आ रहे हैं। ताऊ ने बटन दबाया और पूरे पार्क में गूंज उठी आवाज, अंधविश्वास से दूर रहे, विज्ञान को अपनाएं, ढोंगियों से सावधान। आवाज इतनी तेज थी कि मेरे तो कान के पर्दे फट के हाथ में आ गए। और ताऊ मेरे सामने भोपू सीने से चिपकाए कड़क मुस्कान के साथ खड़े हो गए। पार्क की जनता मुड़ मुड़ कर हमें देखने लगी। अबे इस बुढ़े को क्या मेरे से ही कोई खानदानी दुश्मनी है? अगर मैं इस दुनिया के मोह माया से परे न होता तो कसम से इस ताऊ को वहीं पटक के पेल देता। मैंने चुपचाप अपना सामान समेटा और पार्क के दूसरे कोने में जा बैठा। पर ये ताऊ भी कम ढीठ नहीं था। पीछे पीछे आ गया और पीठ पीछे हाथ बांधकर मेरे इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। मैंने एक लंबी सांस खींची। कंट्रोल मजनू, कंट्रोल। गुस्सा करने का नहीं, बुढ़े को अटैक आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैंने बोरिया बिस्तर पैक किया और बोला, ठीक है ताऊ, नहीं लगाता दुकान, अब मैं बस पार्क में टहलूं तो कोई दिक्कत है? ताऊ ने बत्ती सी दिखाई। हाँ, टहलने पर कोई पाबंदी नहीं है। और भोपू बंद करके भी वहीं डटे रहे। मैं आगे बढ़ गया। पार्क में तरह तरह के स्टॉल लगे थे। मैं यूं ही मटर गश्ती कर रहा था कि अचानक मेरी नजर एक ग्रुप पर पड़ी। कुछ लड़के लड़की पेड़ के नीचे मस्त पिकनिक मना रहे थे। हंसी मजाक चल रहा था। मैं उनके पास पहुंचा। पिकनिक मना रही एक लड़की जिसका नाम शेन किंग्या था मुझे देखकर मजे लेते हुए बोली, क्यों भाई साहब, हैंडसम तो बड़े हो, क्या हमारा व्हाट्सएप नंबर मांगने आए हो? मैंने मन ही मन सोचा, अरे छमक छल्लो, मेरी उम्र तेरे खानदान के कुल जमा जोड़ से भी ज्यादा है, मुझसे पंगे मत ले। मैंने सीधा सपाटा मुंह बनाकर कहा, क्या तुम लोगों को सुरक्षा कवच पीले तावीज चाहिए? भूत प्रेत और बुरी नजर से बचाएगा। इतने में वो सिक्योरिटी वाला ताऊ भी भोपू लहराता हुआ वहाँ पहुँच गया। पिकनिक मना रहे लड़के लड़की मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं किसी दूसरे ग्रह से टपका हूँ। शक्ल से तो हीरो लगता है पर दिमाग से पूरा पैदल है। भगवान भी किसी को सब कुछ नहीं देता। लड़की बोली, अरे भैया घर जाओ, घर वाले ढूंढ रहे होंगे, रास्ता याद है ना, या हम छोड़ के आए? मैंने सिर हिलाया, मुझे नहीं जाना, पर एक बात बताओ, जिस जगह तुम लोग बैठे हो उसके ठीक नीचे एक बंदा गड़ा हुआ है जो तुम्हें लगातार ताक रहा है। ग्रुप का एक लड़का चिढ़ गया, अबे ओए, दिमाग खराब है क्या तेरा? कहाँ है बंदा? मैंने जमीन की तरफ इशारा किया। यहाँ से ठीक 1 मीटर नीचे एक लड़की की लाश दफन है और उस तरफ 10 सेंटीमीटर नीचे उसकी सोने की ब्रेसलेट पड़ी है। यकीन न हो तो खोद के देख लो। सब हंसने लगे। वाह भाई, चूना लगाने की नई स्कीम है क्या? मैंने उस लड़के की तरफ देखा। तुझसे बात करता हूँ, तू जब 7 साल का था तो तालाब में डूबते डूबते बचा था। 3 दिन तक भयंकर बुखार चढ़ा था। 18 साल की उम्र में तेरे मम्मी पापा का तलाक हुआ, तू मम्मी के साथ रहा। 20 की उम्र में पहला प्यार हुआ और 6 महीने में लड़की ने काट दिया। और कुछ बताऊं, लड़के की हवा निकल गई, चेहरा पीला पड़ गया। फिर मैं सिक्योरिटी वाले ताऊ की तरफ मुड़ा और ताऊ जी, आपकी बात करें, आपके एक बेटा एक बेटी है। बेटा विदेश में ऐश कर रहा है, आप बेटी के साथ रहते हो। आंटी जी टीचर थी, पिछले साल बहुत भयंकर बीमार पड़ी थी। सही कहा ना? ताऊ का हाथ भोपू के बटन पर ही जम गया। आंखें फटी की फटी रह गईं। अबे तेरी, इसे ये सब कैसे पता? क्या सच में नीचे लाश है? पिकनिक मना रहे बच्चे तो डर के मारे उछलकर दूर जा खड़े हुए। माहौल में ऐसा सन्नाटा छा गया कि चींटी के चलने की आवाज भी सुनाई दे जाए। अचानक ताऊ ने अपनी आस्तीन चढ़ाई। रुको, मैं खोदता हूँ। ताऊ ने थोड़ी सी मिट्टी हटाई ही थी कि नीचे से चमकती हुई ब्रेसलेट निकल आई। सबके चेहरे का रंग उड़ गया। ताऊ के हाथ कांपने लगे। अरे बाप रे, ये तो सच में ब्रेसलेट है। मैंने आंखों ही आंखों में इशारा किया। खोदता रहे बुड्ढे। ताऊ ने हिम्मत जुटाकर थोड़ा और खोदा और तभी मिट्टी के नीचे से इंसान की कंकाल वाली हड्डी बाहर झांकने लगी। हड्डी देखते ही ताऊ की आंखें ऊपर चढ़ गईं। सर घुमा और धड़ाम से जमीन पे बेहोश। लड़कियां चीखने चिल्लाने लगी, अरे मम्मा, यहाँ तो सच में मर्डर हुआ है। बाकी लड़कों की टांगे कांप रही थी। वो मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई भगवान हूँ। भाई, तू क्या कोई अंतर्यामी अवतार है? तभी ताऊ को थोड़ा होश आया। मैंने ताऊ की तरफ देखकर चुटकी ली। काहे का अवतार भाई? विज्ञान को अपनाओ, अंधविश्वास से दूर रहो। क्यों ताऊ, सही कहा ना? ताऊ ने अपनी नाक पकड़ी, सांस खींचते हुए हकलाते हुए बोला, पो पुलिस को फोन करो रे कोई। एक लड़के ने कांपते हाथों से 100 नंबर घुमाया। माहौल का फायदा उठाते हुए मैंने झट से अपने तावीज निकाले। हाँ भाई, किसको किसको सुरक्षा कवच चाहिए? बुरी आत्माओं से 100% रक्षा, सिर्फ 500 रुपए का एक। अब तो कोई सवाल उठाने की औकात में ही नहीं था। सबने जेब से कड़क नोट निकाले और तावीज ऐसे झपटे जैसे फ्री में राशन बांट रहा हो। ताऊ ने भी कांपते हाथों से एक तावीज अपनी जेब में ठूंस लिया और भोपू को कचरे की तरह एक तरफ फेंक दिया। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई पहुंच गईं। क्राइम सीन सील हुआ और हम सबको बयान दर्ज कराने थाने ले जाया गया। थाने में बैठा था लिन्हाओ, 10 साल का तजुर्बेकार कड़क क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर। उसने अपनी डायरी खोली और मेरी तरफ देखा। हाँ भाई गवाह, अपना नाम, उम्र और जेंडर बताओ। मैंने ठंडे दिमाग से कहा, नाम छोड़ो, उम्र लगभग 1000 साल और जेंडर मेल या फीमेल, जो आपको पसंद हो। इंस्पेक्टर की कलम रुक गई। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं उसे पागल बना रहा हूँ। क्या बोले? मेल या फीमेल मतलब क्या है? मैंने सीरियसली कहा, अरे सर, मैं दोनों में एडजस्ट कर लेता हूँ, आपको जैसा ठीक लगे लिख लो।
मैं लड़की भी बन सकता हूँ, बस आप बोल दो। ये सुनते ही लिन हाओ ने बेबसी से माथा पीट लिया। उसने फाइल पर चुपचाप लिख दिया पुरुष। फिर थोड़ा सीरियस होकर बोला, अच्छा ये बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि वहाँ लाश गड़ी है? मैंने गर्दन मटका कर कहा, अरे साहब गणित लगाया था, यानी कैलकुलेट किया था, पंचांग और ग्रहों की चाल से निकाला। लिन हाओ ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसका पुलिस वाला दिमाग चीख चीख कर कह रहा था कि ये लौंडा सफेद झूठ बोल रहा है, लेकिन चक्कर ये था कि बाकी गवाहों के बयान भी मेरी बातों से 100% मैच खा रहे थे। अब 10 साल से क्राइम ब्रांच में खाकी घिसने वाले इस सीनियर पुलिस अफसर का दिमाग का दही हो चुका था। उसने मन ही मन सोचा, बंदा शक्ल से तो सीधा साधा लौंडा लगता है, पर हरकतें पूरी तंत्र मंत्र वाली हैं। भरोसा करूं तो कैसे करूं? अपनी खींच को दबाते हुए उसने एक बनावटी स्माइल चिपकाई। देखो मिस्टर लू, कानून के काम में टांग अड़ाने पर तगड़ा फाइन और जेल दोनों हो सकती है। मैंने उसकी बात बीच में ही काटते हुए अचानक कहा, वैसे साहब बधाई हो, आप बहुत जल्द बाप बनने वाले हैं। लिन हाओ का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या? मैंने आगे का दांव खेला। जी हाँ, आपकी धर्मपत्नी गर्भवती है, और वो भी एक नहीं, जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। लिन हाओ झल्लाया, अबे कुछ भी, मेरी शादी को बरसों हो गए, आज तक कोई खुशखबरी नहीं आई। तू क्या खाके? अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि टेबल पर रखा उसका फोन घनघनाने लगा। स्क्रीन पर उसकी बीवी का नाम जगमगा रहा था। उसने फोन उठाया और 2 सेकंड में भाई साहब का चेहरा ऐसे चमका जैसे 1000 वाट का बल्ब जल गया हो। उसके होंठ सीधे कानों तक पहुंच गए। फोन कटते ही लिन हाओ लगभग नाचते हुए चिल्लाया, अबे ओए, मेरी बीवी का फोन था, हॉस्पिटल से आई है, बोल रही है 2 महीने का गर्भ है और डॉक्टर ने जुड़वा बच्चे बताए हैं। थाने में सन्नाटा छा गया। फिर क्या था, पूरे थाने के पुलिस वाले भागे भागे आए। अरे बधाई हो साहब, पार्टी तो बनती है। लिन हाओ ने अचानक मेरी तरफ देखा और सबको चुप रहने का इशारा किया। मैंने उसे भाव न देते हुए पास खड़े दूसरे पुलिस वाले को पकड़ा। और भाई साहब, तुम्हारी मम्मी जी कल सुपरमार्केट में मुफ्त के डिस्काउंट वाले अंडे लूटते वक्त पैर तोड़वा बैठी थी ना, वो हवलदार तो हक्का बक्का रह गया। अरे दादा रे, एकदम सही बात, कल ही तो मम्मी अंडे की सेल में घुसी थी और पैर लचकाई। इतने में लियू ली नाम की एक मैडम पुलिस अफसर मुस्कुराती हुई आगे आई। अरे बाबा जी, बड़े कड़क प्रेडिक्शन मार रहे हो, जरा मेरी किस्मत का पर्चा भी खोल दो, मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। मैंने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, मैडम जी, आपको गायनिकोलॉजिकल लोचा है। जब भी महीने के वो दिन आते हैं, पेट में ऐसा भयंकर दर्द उठता है कि लगता है जान ही निकल जाएगी। पर आपकी किस्मत अच्छी है कि आप सही दुकान पर आई हो, मेरे पास इसका पक्का इलाज है। लियू ली मैडम का मुंह डर और हैरानी से फट गया। अरे बाप रे, ये तो 100% सच है। मैंने एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक सब करवा लिया, पर कोई आराम नहीं मिला। अब मैंने अपना वही जादुई छोटा सा झोला खोला और सामान बाहर निकालना शुरू किया। पहले निकला कड़क नोटों का बंडल, फिर त्रिकोण बने हुए ढेर सारे तावीज, फिर पीले मंत्र वाले कागज, लाल सिंदूर, एक पुरानी घिसी हुई छड़ी, 2 पके हुए केले, 3 सेब और न जाने क्या क्या। देखते ही देखते पूरी टेबल किसी तंत्र मंत्र की दुकान जैसी सज गई। थाने के सारे पुलिस वाले काम धंधा छोड़कर मेरी टेबल के चारों तरफ ऐसे जमा हो गए जैसे कोई अजूबा देख रहे हो। सब एक दूसरे को देखकर कानाफूसी करने लगे। अबे इस हाथ जितने छोटे से बैग में इतना सारा माल मसाला कैसे घुस गया? ये बंदा जादूगर है या क्या? मैंने उसमें से एक त्रिकोण वाला तावीज निकाला और मैडम को थमाते हुए कहा, इसे कहते हैं हीटिंग कवच। इसे अपने पेट के निचले हिस्से पर चिपका लेना, 1 महीने में दर्द हमेशा के लिए फुर्र हो जाएगा। लियू ली मैडम शौक में उस कागज के टुकड़े को ताकती रही। थाने में फिर से पिन ड्रॉप साइलेंस। आखिरकार लिन हाओ ने अपने सिर के बाल खुजलाते हुए पूछा, भाई सच सच बता, इतने छोटे से थैले में से तूने पूरी गृहस्थी का सामान कैसे निकाल लिया? मैंने बहुत ही कैजुअल अंदाज में कहा, अरे सर, सिंपल साइंस है, इसमें स्पेस एक्सपेंशन वाला तावीज चिपका रखा है, इसे बैग में लगा दो तो अंदर की जगह 100 गुना बढ़ जाती है। थानेदारों के होश उड़ गए। अबे ये कौन सा हैरी पॉटर हमारे थाने में आ गया? लियू ली मैडम ने तुरंत हाथ जोड़कर वो तावीज लिया। अरे बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊं? मैंने झट से हाथ आगे फैलाया। एहसान वहसान अपनी जगह, लाओ 500 रुपए निकालो। मैडम ने बिना नखरे किए कड़क 500 का नोट थमा दिया। मैंने मुस्कुराते हुए पैसे जेब में डाले और सारा सामान समेटकर वापस थैले में ठूंस दिया। मैडम मन ही मन सोचने लगी, अब तक तो पुलिस ट्रेनिंग में सिखाया था कि अंधविश्वास से दूर रहो, पर इस बंदे ने तो पूरी साइंस की ही लंका लगा दी। अब लिन हाओ ने सीरियस होकर माहौल को संभाला। अच्छा बाबा, अब ये बताओ कि उस बेचारी लड़की का कत्ल किसने किया? कोई सुराग मिलेगा क्या? मैंने सिर टेढ़ा करके पूछा। इसके अलग से पैसे मिलेंगे क्या? लिन हाओ, हाँ हाँ, सरकारी फंड से दिला दूंगा। मैंने मुंह बनाया। अच्छा, तो क्या आपको बहुत जल्दी है? अगर जल्दी न हो तो अगले हफ्ते फुर्सत में देखें। लिन हाओ चिल्लाया, अरे भाई, ऊपर से आर्डर है, 1 हफ्ते के अंदर केस सॉल्व करना है, पर हमारे पास खाक सुराग नहीं है। बस इतना पता है कि लड़की 25 साल की थी। 5 साल पहले किसी ने उसकी पसलियां और उंगलियां तोड़कर बेरहमी से मार दिया था। बहुत अर्जेंट है, कोई रास्ता बताओ। मैंने गहरी सांस ली। तो फिर भाई, एक ही कड़क जुगाड़ है, मैं सीधे उस मरी हुई लड़की की आत्मा को बुला देता हूँ, तुम लोग खुद ही उससे इंटरव्यू ले लो, जो पूछना है पूछ लेना। ये सुनते ही लिन हाओ की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अबे छोटे, तू मुझे भूत से पूछताछ करने को बोल रहा है? शायद मेरे कान बज रहे हैं, दोबारा बोलना। मैंने कूल होकर कहा,
अरे सर, अगर वो भटकी हुई आत्मा अभी तक अगले जन्म के चक्कर में नहीं फंसी होगी तो मैं उसे प्रकट कर दूंगा। आप सीधा क्वेश्चन आंसर राउंड रख लेना। लिन हाओ ने अपने हवलदार राजू की तरफ देखा। अबे राजू, ये मुझे भूत से बात करने को बोल रहा है ना? राजू ने कांपते हुए हिलाया सिर। जी साहब, बिल्कुल सही सुना आपने। लिन हाओ ने मुझे ऐसे घूरा जैसे मैं कोई दूसरे ग्रह का प्राणी हूँ। फिर भारी मन से बोला, ठीक है, आज रात पार्क चलते हैं। मैंने तुरंत हाथ आगे बढ़ाया। पहले एडवांस 1000 रुपए। लिन हाओ ने 1000 रुपए थमाए और मैं मस्त थाने की एसी कुर्सी पर बैठकर रात होने का इंतजार करने लगा। रात के सन्नाटे में मैं और 3 पुलिस वाले उसी पार्क में पहुंचे जहां गड्ढा खुदा था। गड्ढा तो अब भर दिया गया था। मैंने अपनी 2 उंगलियों में एक पीला कागज पकड़ा और 2-4 भारी भरकम मंत्र बुदबुदाए। अचानक बिना माचिस के वो कागज अपने आप धू धू करके जलने लगा और राख बन गया। राख बिना हवा के हवा में तैरने लगी। अचानक मौसम इतना ठंडा हो गया कि तीनों पुलिस वालों की रीढ़ की हड्डी में बर्फ जम गई। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में से कोई उन्हें घूर रहा हो। हवलदार राजू कांपते हुए बुदबुदाया, अरे बाप रे, इतनी ठंड क्यों हो गई? पर गुरुजी, यहाँ तो कोई भूत वूत दिख नहीं रहा। मैंने अपना माथा पीटा। अरे शिट, मैं तो भूल ही गया था कि तुम आम इंसानों को भूत दिखता नहीं है। रुको, तुम्हारा 3rd आई एक्टिवेट करता हूँ। मैंने चुटकी बजाई। राजू ने आंखें मटकाई। अभी भी कुछ नहीं दिख। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सामने वाले बरगद के पेड़ से सूंफूड़ करके एक चुड़ैल उल्टी लटक गई। लंबे लंबे बिखरे बाल, आंखों की जगह काले खड्डे और मुंह से टप टप खून बह रहा था। उसकी भयानक गूंजती आवाज आई, क्या तुम लोग मुझे ढूंढ रहे थे? बस फिर क्या था? तीनों की डर के मारे ऐसी फटी की लंका लग गई। मैडम लियू ली की चीख अभी गले में ही अटकी थी कि उससे पहले ही हमारा शूरवीर हवलदार राजू आंखें ऊपर चढ़ाकर धड़ाम से पीठ के बल जमीन पर बेहोश। मैडम मन ही मन चिढ़ गई। अबे ढोलक, मैं लड़की होकर बाद में बेहोश होने वाली थी, तू पहले ही टपक गया। उधर 10 साल से कड़क पुलिस अफसर बनने का नाटक करने वाले लिन हाओ सर की भी पैंट गीली होने की नौबत आ गई थी। पूरा बदन अकड़ गया। चेहरे का रंग ऐसा उड़ गया जैसे किसी ने फेविकोल से मुंह पर सदमा चिपका दिया हो। कड़कते होठों से बस हल्की हल्की कंपकंपी निकल रही थी। मैंने उल्टी लटकी हुई चुड़ैल की तरफ देखा और रौब से बोला, अरे नीचे आना, नीचे आके बात कर, डरा क्यों रही है? चुड़ैल को इंस्टेंट समझ आ गया कि ये जो बंदा सामने खड़ा है ये भारी चीज है, इसकी पहुंचे अलग लेवल पर है। वो चुपचाप पेड़ से नीचे उतरी और दूर खिसक गई। अपने 2 बहते हुए लाल लाल आंखों के गड्ढों से हमें ऐसे देखने लगी जैसे पूछ रही हो, अबे तुम लोग मेरी नींद खराब करने क्यों आए? लिन हाओ ने किसी तरह अपने कलेजे को थामते हुए अपनी थरथराती आवाज निकाली, मैं इंस्पेक्टर लिन हाओ हूँ। उसने और लियोली मैडम ने मिलकर बेहोश पड़े राजू को उठाया और झट से मेरे पीछे सरका दिया। फिर क्या था? डर के मारे कांपने के बावजूद दोनों पुलिस वालों ने अपनी सर्विस पिस्टल निकाली और मेरे आगे आके तन के खड़े हो गए। मास्टर जी, तुम पीछे हटो, ये डेंजरस है। भाई कसम से दिल खुश हो गया। बंदे कांप रहे हैं लेकिन फिर भी अपनी ड्यूटी निभाते हुए मुझे कवर दे रहे हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, अरे बंदूकें अंदर जेब में ठूं लो साहब, गोलियों से भूत नहीं मरते, वो ऑलरेडी निपटी हुई है। और जब तक मैं खड़ा हूँ तुम्हारी लंका कोई नहीं लगा सकता। जो पूछना है जल्दी जल्दी पूछ के निपटाओ। लिन हाओ ने ठंडी सांस भरी और पिस्टल वापस रख ली। उसने अपना पुलिस ID कार्ड हवा में लहराया और पूरी कड़क आवाज में बोला, हम क्राइम ब्रांच से हैं, हम तुम्हारे मर्डर केस की छानबीन कर रहे हैं। अपना नाम बताओ और बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। चुड़ैल ने मुंह खोला पर मुंह से सिर्फ गाढ़ा गाढ़ा खून छलकने लगा। मैंने हवा में उंगली घुमाई और एक डिवाइन मंत्र फूंक दिया। चमकती हुई रोशनी भूत के सीने में समा गई। अगले ही पल वो डरावनी चुड़ैल गायब। उसकी जगह एक मासूम सीधी साधी 20 साल की लड़की खड़ी थी। इतने में हमारे हवलदार राजू की आंख खुली। उसने पीछे मुड़कर देखा। माहौल शांत लगा, पर जैसे ही उसे याद आया कि वो कहाँ है, वो चीखते हुए उछला और उसने मेरी बांह को ऐसे जकड़ लिया जैसे कोई डूबता हुआ इंसान तिनके को पकड़ता है। अरे दादा रे, भूत! मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। अबे छोड़ मेरी बांह, कितना चिपकेगा? पर राजू तो चिपकू गोंद बन चुका था। लिन हाओ ने मुड़कर राजू को ऐसी खूंखार नजर से घूरा मानो कह रहा हो, अबे ढोलक, पुलिस की नाक कटवाएगा क्या? राजू ने घबराकर हाथ तो छोड़ दिया पर डर के मारे आसपास देखने लगा। अरे साहब, वो चुड़ैल कहाँ गई? ये नई लड़की कौन है? उस लड़की की आत्मा बेकेम इमोशनल। उसने अपनी भूली बिसरी यादों को टटोला। अचानक उसके आसपास काला धुआं मंडराने लगा। उसकी आंखें लाल होने लगी और चेहरा गुस्से से बिगड़ने लगा। राजू की फिर से फटने लगी। अरे साहब, ये फिर से ट्रांसफॉर्म हो रही है। मैंने अपनी उंगली से एक चुटकी गोल्डन लाइट उसकी तरफ मारी। सारा काला धुआं पल भर में हवा हो गया और वो लड़की शांत हो गई। लिन हाओ ने पूछा, हाँ बहन, अब बताओ क्या नाम है तुम्हारा? किसने मारा तुम्हें? क्या दुश्मनी थी? लड़की रोने लगी। साहब, मेरा नाम झांग शियान है। मैं 20 साल की थी जब गांव से शहर में नौकरी करने आई थी। एक रात मैं लेट शिफ्ट खत्म करके पतली गली से घर लौट रही थी कि पीछे से किसी ने मेरे मुंह पर कपड़ा ठूंसा और मुझे बेहोश कर दिया। जब आंख खुली तो मैं एक अंधेरे कमरे में जंजीरों से बंधी थी। लड़की की आवाज कांपने लगी। वो इंसान नहीं, राक्षस था साहब। उसने महीनों मुझे लोहे की जंजीरों में बांध कर तड़पाया। उसने मेरी पसलियां एक एक करके तोड़ दी, मेरी उंगलियां हथौड़े से कुचल दी। मैं भीख मांगती रही पर उस दरिंदे को तरस नहीं आया। मैं दर्द से बेहोश होती
वो मुझे होश में लाता और फिर तड़पाता। मेरी जिंदगी नरक बना दी उसने। ये सुनते ही लिन हाओ और लियू ली के रोंगटे खड़े हो गए। भाई, ऐसा वहशी दरिंदा, ये तो शैतान का भी बाप निकला। लिन हाओ ने पूछा, क्या तुमने उसका चेहरा देखा था, उसका नाम सुना? लड़की बोली, वो हमेशा भूत वाला मुखौटा पहनकर आता था। चेहरा नहीं दिखा, पर वो दुबला पतला था। हाइट लगभग 5 फुट 10 इंच थी और हाँ, उसकी उल्टी बाह पर एक गोल जला हुआ निशान था, जैसे सिगरेट से दागा गया हो। और एक दिन वो फोन पर बात कर रहा था, मुझे धुंधला सा याद है, उसने अपना नाम लुओ जियाहो बोला था। क्या लुओ जियाहो? हवलदार राजू का मुंह खुला का खुला रह गया। लिन हाओ ने मुड़कर पूछा, क्या हुआ राजू, तू जानता है इसे? राजू हकलाया, साहब, लुओ जियाहो तो मेरा दूर का कजन भाई है। मैंने कहा, अरे वाह, कनेक्शन निकल आया। राजू भाई, जरा अपने कजन की फोटो निकालना। राजू ने कांपते हाथों से फोन निकाला और अपने कजन की फोटो दिखाई। मैंने बस एक सेकंड फोटो पर नजर मारी और लिन हाओ से कहा, साहब, गाड़ी निकालो और इस हरामी को ठोको। इस अकेले बंदे ने एक नहीं, कम से कम 5 लड़कियों की बलि चढ़ा रखी है। सबके तोते उड़ गए। 5 मर्डर? लेकिन बाबा जी, बिना किसी सबूत के हम सीधे किसी के घर में घुसकर अरेस्ट नहीं कर सकते। वारंट चाहिए होता है। मैंने अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट किया और घर के अंदर का नजारा देखकर बोला, अरे काहे का वारंट बे? उसके घर के बेसमेंट में एक सीक्रेट कमरा है, जहाँ उसने अभी भी एक ताजा लड़की को बंद कर रखा है। अगर आधे घंटे में नहीं पहुँचे तो वो लड़की भी निपट जाएगी। और रही बात सबूत की, तो मेरे पास है सच्चाई का तावीज, उसके माथे पर चिपका देना। वो खुद बक बक करके सारे मर्डर कबूल कर लेगा। फिर मैंने अपनी चिर परिचित स्माइल दी। वैसे इस सच्चाई तावीज के 500 रुपए अलग से लगेंगे। लिन हाओ ने जेब से 500 का नोट निकाला। ये लो गुरुजी, जान बचे तो लाखों पाए। मैंने पैसे जेब में ठूंसे और कहा, अरे वाह, ऑफर खत्म होने से पहले एक एक सुरक्षा कवच तुम तीनों को भी मुफ्त में दे देता हूँ। 500 में इतना माल कहीं नहीं मिलेगा। फिर मैंने उस बेचारी लड़की की आत्मा की तरफ देखा। बहन, तू तब तक मेरे साथ चल, जब ये दरिंदा पकड़ा जाएगा तब तुझे मोक्ष दिलवा दूंगा। लड़की इमोशनल हो गई। अरे गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसने इतने जोर से गर्दन हिलाई कि धड़ाम, उसका सर कटकर जमीन पर गिर गया और 2-4 टप्पे खाकर लुढ़कने लगा। लड़की ने घबराकर अपना सर उठाया और वापस गर्दन पर चिपका लिया। सॉरी गुरुजी, थोड़ा ढीला फिक्स हुआ था। ये नजारा देखकर राजू और लियू ली मैडम की आंखें बाहर आ गईं। दोनों फिर से बेहोश होने ही वाले थे कि मैंने झट से अपनी कमर से एक चमचमाता हुआ छोटा सा कद्दू निकाला, ढक्कन खोला, 2 मंत्र मारे और लड़की काली धुआं बनकर कद्दू के अंदर स्वाहा। ढक्कन बंद। 3 पुलिस वाले अपनी जेब में तावीज ठूंसकर थाने की तरफ भागे। थाने में एसपी साहब के कैबिन की लाइट अभी भी जल रही थी। लिन हाओ सीधा अंदर घुसा और पूरा किस्सा सुना दिया। भूत, 1000 साल का बाबा, कद्दू और 5 मर्डर। बड़े साहब ने लिन हाओ को ऐसे देखा जैसे उसने सस्ती दारू पी ली हो। वो हंस पड़े। लिन हाओ, तेरा दिमाग सटक गया है क्या? भूत से केस सॉल्व कराएगा? लेकिन लिन हाओ पूरी गारंटी के साथ अड़ गया। साहब, अगर मेरी बात गलत निकली तो मेरी वर्दी उतार लेना, पर अभी उस लड़की की जान खतरे में है। आखिरकार एसपी साहब ने बैकअप टीम साइन कर दी। लिन हाओ पूरी पुलिस फोर्स लेकर रात के अंधेरे में सीधे उस शैतान लुओ जियाहो के बंगले पर टूट पड़ा। उधर वो हरामी लुओ जियाहो अभी अभी नहा धोकर मस्त अपने बेड पर सोने ही जा रहा था कि अचानक, अरे धड़ाम करके पुलिस ने दरवाजा तोड़ दिया। सामने खड़ा था हमारा प्यारा साइको किलर लुओ जियाहो। अपने घर के दरवाजे पर पुलिस की पूरी फौज देखकर बंदे की त्योरियां चढ़ गईं। वो अकड़ दिखाते हुए बोला, अरे पुलिस अफसर साहब, इतनी देर रात मेरे घर पे धावा, क्या लोचा है? लिन हाओ ने कड़क अंदाज में अपना आई कार्ड हवा में लहराया। मिस्टर लुओ जियाहो, एक मर्डर केस के सिलसिले में तुमसे कुछ पूछताछ करनी है, क्या हम अंदर आ सकते हैं? शैतान जियाहो ने चेहरे पर शरीफों वाला नकाब ओढ़ लिया। अरे बिल्कुल साहब, मैं तो एक सच्चा और कानून मानने वाला नागरिक हूँ। देश की सेवा करना मेरा धर्म है, पधारिए। मैं चुपचाप फौज के सबसे पीछे चल रहा था। जैसे ही जियाहो मुड़कर अंदर की तरफ बढ़ा, मैंने अपनी जेब से कड़क सच्चाई का तावीज मंत्र निकाला और चुटकी बजाकर सीधे उसकी पीठ पर चिपका दिया। मंत्र लगते ही उसकी रीढ़ की हड्डी में समा गया। मैंने लिन हाओ को आंखों आंखों में इशारा किया। काम हो गया साहब, अब बजाओ इसकी बैंड। लिन हाओ समझ गया। उसने सीधे अपनी जेब से वही पार्क में मिली लड़की की चमकती हुई ब्रेसलेट निकाली और जियाहो के मुंह के सामने लहरा दी। क्यों मिस्टर जियाहो, इस ब्रेसलेट को पहचानते हो? जियाहो ने मुस्कुराकर अपनी बत्ती सी दिखाई और बोला, अरे पहचानूंगा क्यों नहीं साहब, जिस पहली लड़की की मैंने बलि चढ़ाई थी ना, ये ब्रेसलेट उसी का है। पूरे 1 महीने तक उसके तड़पने का मजा लिया था मैंने। रोज देखता था ये ब्रेसलेट, कैसे भूल सकता हूँ। बोलते ही जियाहो का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो पागलों की तरह अपने ही मुंह पर हाथ ठूसने लगा और जोर जोर से सिर हिलाने लगा। अरे नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोलना चाहता था, मेरे मुंह से ये क्या निकल गया? मुझे तो बोलना था कि मैंने ये कभी नहीं देखा। अरे मेरा मुंह बंद क्यों नहीं हो रहा? उधर लिन हाओ ने मन ही मन मेरी जय जयकार की।
वाह गुरुजी, क्या कड़क मंत्र मारा है। लौंडा तो बिना लठ बजाए ही तोते की तरह सब बक रहा है, लेकिन बाकी के जो पुलिस वाले साथ आए थे, जिन्हें इस सच्चाई के मंत्र का ABCD भी नहीं पता था, उनके तो होश उड़ गए। उनके मुंह इतने बड़े खुल गए कि एक एक रसगुल्ला आराम से समा जाए। सब एक दूसरे को देखने लगे। अबे ये बंदा सीरियसली मर्डर कबूल कर रहा है, वो भी इतने गर्व से। क्या इसका दिमाग सटक गया है, या भगवान ने हमारी मेहनत बचाने के लिए इसे सीधा पागल बनाकर हमारे पास भेजा है? लिन हाओ ने कड़क आवाज में पूछा, तो तुमने मर्डर किया है? जियाहाओ अपने दोनों हाथों से अपना मुंह जोर जोर से दबा रहा था, पर आवाज फिर भी हाथों की उंगलियों के बीच से साफ साफ निकल रही थी। हाँ साहब, मैंने मारा है, और सिर्फ एक को नहीं, कईयों को मारा है। मैं एक बहुत बड़ा राइटर बनना चाहता था, मुझे नाम कमाना था, पर मेरा दिमाग खाली हो चुका था। कोई नई स्टोरी आ ही नहीं रही थी। फिर एक दिन मेरी आंखों के सामने एक बंदे का कार एक्सीडेंट हुआ। उसकी खोपड़ी फटी और खून उड़कर सीधे मेरे मुंह पर गिरा। उस दिन मुझे डर नहीं लगा साहब। उस खून को देखकर मेरे अंदर का राइटर जाग गया। मेरी पहली हॉरर सस्पेंस बुक रातों रात बेस्टसेलर बन गई। बस उसके बाद मुझे समझ आ गया कि असली स्टोरी लिखनी है तो असली तड़प और खून देखना पड़ेगा। जियाहाओ मन ही मन चीख रहा था, कोई मेरी जीभ काट दो, मैं ये सब क्यों बक रहा हूँ? पर उसकी आत्मा की जगह उसकी सच्चाई बाहर आ रही थी। तभी लिन हाओ ने उसकी आंखों के सामने सर्च वारंट लहराया। जियाहाओ के दिमाग में जैसे बिजली कड़की। गया, अब तो खेल पूरी तरह खत्म। अगले ही पल पुलिस की एक टीम बेसमेंट से उस तड़पती हुई जिंदा लड़की को बाहर निकाल कर लाई। बेसमेंट का नजारा देखकर अंदर गए कड़क से कड़क पुलिस वालों का भी कलेजा कांप गया। कई हवलदार तो बाहर आकर सीधे उल्टी करने लगे। नजारा इतना भयानक और वीभत्स था कि बयां नहीं किया जा सकता। बेचारी लड़की को तुरंत एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भेजा गया। इसके बाद तो भाई केस इतनी स्पीड से भागा जैसे बुलेट ट्रेन। जेल में बैठा जियाहाओ सच्चाई के तावीज के असर में ऐसा तोता बना कि जो पुलिस वाले पूछते वो तड़ तड़ सच उगल देता। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने 3 और लड़कियों की लाशें बरामद की। और तो और उसने एक 6 साल पुराने ऐसे केस का राज खोल दिया जिसने पूरी पुलिस फोर्स की नाक में दम कर रखा था। 6 साल पहले एक 30 साल की महिला के टुकड़े टुकड़े करके शहर के अलग अलग कोनों में फेंक दिए गए थे। उस वक्त लिन हाओ और उसकी टीम ने दिन रात एक कर दिया था, पर कातिल का कोई सुराग नहीं मिला था। वो केस लिन हाओ के दिल पर एक बोझ बन चुका था। आज जियाहाओ के कबूलनामे के साथ ही उस पुराने केस की भी लंका लग गई और सच सबके सामने आ गया। जो केस महीनों साल खींचता वो पूरे 2 दिन के अंदर सॉल्व हो गया। पुलिस इतिहास का सबसे फास्ट केस क्लोजर। अब भाई बात करते हैं मालपानी की। उस 6 साल पुराने अनसुलझे मर्डर केस पर सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। लिन हाओ सर तो मेरे फैन हो चुके थे, तो उन्होंने अपनी तरफ से 20,000 रुपए का एक्स्ट्रा बोनस भी मेरे नाम अप्रूव करवा दिया। पूरे कड़क 70,000 रुपए मेरी जेब में। मैंने नोटों की गड्डी हाथ में ली, उसे सूंघा और मेरी आंखें खुशी के मारे चांद जैसी गोल हो गईं। अरे भाई, कहाँ शुरुआत में पैसों के लाले पड़े थे और कहाँ अब जेब में 70,000 का माल। इसे कहते हैं किस्मत का खेल। लिन हाओ और उनकी टोली के 2 बाकी हवलदार मुझे थाने के दरवाजे तक बिल्कुल VIP स्टाइल में छोड़ने आए। लिन हाओ साहब एकदम इमोशनल होकर बोले, अरे लू भाई, इस बार तो तुमने हमारी ऐसी नैया पार लगाई है कि मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये लो मेरी गारंटी, आगे कभी भी लाइफ में कोई भी लफड़ा हो, बस एक कॉल ठोकना। कानून के दायरे में रहकर तुम्हारी लंका लगने से पहले मैं हाजिर हो जाऊंगा। मैंने मुस्कुराकर अपने 70,000 रुपए जेब में और सेट किए और बोला, अरे लिन सर, आप भी ना भावुक मत हो। आपने काम का पूरा माल पानी दे दिया, हिसाब बराबर, बात खत्म, पैसा हजम। लिन हाओ ने हंसते हुए मेरी पीठ थपथपाई। अरे बात तो सही है, पर सच बताना, वो जो तुमने सच्चाई का तावीज मारा था ना, कसम से कड़क चीज थी। आगे अगर कोई ऐसा ही पेचीदा केस फंसा तो क्या फिर से मदद मिलेगी? मैंने कहा, अरे सर, ग्राहक तो भगवान होता है। जब भी कोई टेढ़ा केस आए 500 का नोट निकालो और मुझे याद करो। बंदा हाजिर। उधर पूरा शहर हिल चुका था। न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज की बाढ़ आ गई। सावधान, शहर का जाना माना हॉरर राइटर निकला असली साइको किलर। किताबों में ट्विस्ट लाने के लिए लड़कियों की बलि चढ़ाता था राइटर। TRP तो ऐसे भागी जैसे मुफ्त का राशन बांट रहा हो। मैं चुपचाप अपने अड्डे पर पहुंचा। सबसे पहले तो कद्दू में से उस बेचारी लड़की की आत्मा को निकाला और उसे मंत्र तंत्र पढ़कर स्वर्ग की फ्लाइट में बैठा दिया, यानी मोक्ष दिला दिया। फिर भाई सो गया घोड़े बेचकर। जब आंख खुली तो बाहर काली बोरी रात हो चुकी थी। मैंने खुद को आईने में देखा और अपनी बॉडी चेक की। भाई साहब, भूत को मुक्ति दिलाने और पुलिस की हेल्प करने के चक्कर में अपने शरीर पर पुण्य कर्मों का ऐसा कड़क गोल्डन ग्लो आ गया था कि पूरा कमरा जगमगा रहा था। पर भाई, ये इंसानी शरीर अभी भी सुकेत पहलवान जैसा ढीला ढाला था। मैंने सोचा, अबे अगर कल को कोई तगड़ा दैत्य आ गया तो ये शरीर तो झिल्ली की तरह उड़ जाएगा। साधना बढ़ानी पड़ेगी। मैंने सीधे बालकनी का रुख किया। 4-5 कंकड़ पत्थर उठाए और बालकनी में मस्त ऊर्जा खींचने वाला महामंत्र जाल सेट कर दिया। बीचों बीच चौकड़ी मार के बैठ गया और लगा ध्यान लगाने। पूरी रात हवाएं सनसनाती रहीं। शरीर से सालों की जमी गंदगी पसीने के साथ बाहर निकल गई। सुबह जब आंख खुली तो भाई साहब, शरीर ऐसा हल्का लग रहा था जैसे रुई का फाहा।
आध्यात्मिक पावर इतने कड़क लेवल पर पहुंच गई थी कि अब छोटे मोटे भूत प्रेत तो मेरे सामने आते ही भस्म हो जाए। अगले 1 महीने तक मेरी लाइफ एकदम सेट थी। दिन में टीवी पर मस्त ड्रामे ठूंसता, रात को बालकनी में बैठकर भगवान से सीधी फ्री वाईफाई वाली एनर्जी खींचता। 1 महीने बाद जब पावर एकदम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई तो पेट में चूहे भंगड़ा करने लगे। मैंने कहा, अरे भाई, जेब में कड़क 70,000 पड़े हैं और मैं यहाँ हवा खा रहा हूँ। चलो आज तो दबा के स्ट्रीट फूड पे धावा बोला जाए। मैं मस्त बन ठन के अपने पास वाली चटपटी फूड स्ट्रीट में पहुंच गया। एक हाथ में गर्मा गर्म तीखे कबाब ठूंसी रहा था कि सड़क के पार सीढ़ियों पर मेरी नजर पड़ी। वहाँ एक बंदा मेंढक की बड़ी सी कार्टून वाली कॉस्ट्यूम पहने बैठा था। हाथ में छोटे छोटे मेंढक वाले गुब्बारे पकड़े हुए थे। शायद पसीना सुखा रहा था। मैंने उसे गौर से देखा और कबाब चबाते चबाते मेरा माथा ठनका। अबे तेरी, ये कौन सा अभागा लौंडा है? इसके सर पर तो पनौती और काली बदकिस्मती का ऐसा घनघोर बादल मंडरा रहा है कि 2 किलोमीटर दूर से भी उसकी बदबू आ रही है। इतना काला साया तो मैंने श्मशान के पीपल पे भी नहीं देखा। फिर मेरे अंदर का दयालु महात्मा जाग उठा। चलो भाई, दिन में एक भलाई का काम तो बनता ही है। वैसे भी जेब में 500 रुपए आने का रास्ता दिख रहा है। मैं कबाब चबाता हुआ सीधे उसके पास गया और बाजू में जम के बैठ गया। झोले से एक पर्चा निकाला और बोला, हाँ भाई फ्रॉग मैन, चेहरा देख के भविष्य बताता हूँ, किस्मत की वॉट लगने से बचाता हूँ। 500 रुपए एक पर्चा, गारंटी ऐसी कि सटीक न बैठा तो पैसे वापस। मेंढक का टोप पहने बंदे ने मेरी तरफ देखा और चिढ़ के मुंह फेर लिया। अरे जाओ यार, दिमाग मत चाटो, मैंने कड़क आवाज में कहा। देख छोटे, तेरे सर पर काल मंडरा रहा है। पिछले कुछ दिनों से तेरे साथ वो कांड हो रहे हैं कि तेरी फटने में 1 सेकंड नहीं लगता। अगर आज तुमने इलाज नहीं करवाया ना तो 2 दिन में तेरी राम नाम सत्य वाली फोटो पे हार टंग जाएगा। बाकी तेरी मर्जी, मैं तो चला। ये सुनते ही बंदे के हाथ से गुब्बारे छूटते छूटते बचे। उसने झट से अपना भारी भरकम मेंढक का मुखौटा उतारा। अंदर से निकला एक 20-22 साल का कॉलेज का लौंडा। नाम था वांग चेंगफेंग। शक्ल से तो बंदा हीरो लगता, पर आंखें अंदर धंसी हुई थी। चेहरे पर बारूद जैसा उड़ता हुआ सदमा था, जैसे 10 दिन से सोया ना हो। वो कांपते हुए बोला, अरे गुरुजी, रुकिए, आपको कैसे पता? मुझे दिखाओ मेरी किस्मत। मैंने कहा, पहले 500 का नोट सरकाओ, फिर बात आगे बढ़ेगी। लौंडे ने कांपते हाथों से फोन निकाला और झट से ऑनलाइन 500 रुपए ट्रांसफर ठोक दिए। पैसे का नोटिफिकेशन आते ही मेरी बत्ती सी खिल गई। हाँ, अब सुनाओ अपनी दुख भरी दास्तान। क्या लोचा चल रहा है तेरी लाइफ में? वांग चेंगफेंग ने एक लंबी सांस खींची और रोने जैसी शक्ल बनाकर बोला, गुरुजी क्या बताऊं, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, जेब खर्च के लिए पार्ट टाइम नौकरियां करता हूँ, पर पिछले कुछ दिनों से मेरी किस्मत की ऐसी लंका लगी है कि मैं जिंदा बच गया। यही बड़ी बात है। शुरुआत कैसे हुई? मैंने पूछा। गुरुजी, कुछ दिन पहले मेरी रियल एस्टेट कंपनी के मालिक ने सबको दारू पार्टी दी थी। पार्टी खत्म हुई तो बॉस ने स्पेशल गाड़ी करवा के मुझे घर भिजवाया। रास्ते में बॉस मेरे साथ ही बैठा था। पूरी राइड के दौरान वो मुझसे अजीब अजीब सवाल पूछ रहा था। तुम्हारी उम्र क्या है? किस साल में पैदा हुए? जन्म का टाइम क्या था? मैंने शरीफों की तरह सब सच सच बता दिया। बंदे ने घूंट भरा और आगे बोला, बस गुरुजी, उस पार्टी वाली रात के बाद से मेरी लाइफ में पनौती की बारिश शुरू हो गई। शुरुआत में छोटे मोटे कांड हुए, जैसे रास्ते के आवारा कुत्ते सिर्फ मुझे ही काटने दौड़ते। कॉलेज में जो काम सेट होता वो एंड टाइम पे कैंसिल हो जाता। मुझे लगा यार शायद ग्रह नक्षत्र ढीले चल रहे हैं, तो मैंने काम से 4 दिन की छुट्टी ले ली। फिर मैंने कबाब का आखिरी टुकड़ा चबाते हुए पूछा। फिर मैं अपने जिगरी दोस्त लियाओ चेंग से मिलने उसके घर गया। वहाँ पहुंचा तो भाई साहब मेरे होश उड़ गए। मेरा दोस्त लियाओ चेंग, जो हट्टा कट्टा पहलवान था, वो बिस्तर पर कंकाल बना पड़ा था, गाल अंदर धसे हुए, आंखें बंद और सांसें अटक अटक के चल रही थी। डॉक्टर भी हाथ खड़े कर चुके थे कि बंदा कोमा में है, पर बीमारी क्या है किसी को नहीं पता। वांग चेंगफेंग का गला सूखने लगा। उसकी मम्मी रो रो कर बेहाल थी। फिर अचानक उसकी मम्मी ने मुझे बहुत अजीब नजरों से घूरा। मुझसे मेरी बर्थ डेट और जन्म का समय पूछा। मैंने बता दिया। फिर उन्होंने मुझसे हाथ जोड़कर कहा, बेटा तू एकदम जवान और तगड़ा है, तेरे अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। क्या तू एक रात मेरे बेटे के साथ सो सकता है? शायद तेरी गर्मी से मेरा बेटा ठीक हो जाए। और तू उल्लू का पट्टा मान गया? मैंने माथा पीटा। अरे गुरुजी, दोस्त की जान का सवाल था। मैंने सोचा सिर्फ एक ही बिस्तर पर सोना ही तो है, कौन सा किडनी मांग रही है। मैं मान गया। रात को जब हम बिस्तर पर लेटे तो उसकी मम्मी ने एक लाल धागा निकाला, एक सिरा मेरी कलाई पर बांधा और दूसरा सिरा उस बीमार दोस्त की कलाई पर। कहती, इससे तेरी ताकत उसमें ट्रांसफर होगी। गुरुजी, उस रात मुझे इतनी भयंकर बर्फीली ठंड लगी, खासकर उस हाथ में जहाँ धागा बंधा था, जैसे किसी ने मेरा हाथ फ्रीजर में डाल दिया हो। मैं पूरी रात ठिठुरता रहा, पर शराफत के मारे दूसरी रजाई नहीं मांगी। वांग चेंगफेंग ने डरते हुए कहा। अगले दिन उसकी मम्मी ने मुझे मस्त शाही खाना खिलाया और विदा किया। और जानते हैं क्या हुआ? 2 दिन बाद मेरा दोस्त चमत्कारिक रूप से एकदम चंगा हो गया, चलने फिरने लगा। फिर उधर मेरी किस्मत का कबाड़ा हो गया। कल की ही बात है गुरुजी, मैं सीधी सड़क पर फुटपाथ पर चल रहा था। अचानक एक अनियंत्रित कार सीधे मुझे उड़ाने के लिए चढ़ गई। मैं तो ऐन मौके पर नाले में कूद गया, वरना आज मेरी 13वीं हो रही होती। ऐसा लगता है कोई मुझे जान से मारने पर तुला है। गुरुजी बचा लो, क्या मेरे पीछे कोई भूत पड़ा है?
मैंने उस लौंडे के सर के ऊपर मंडराते हुए 2 काले खौफनाक धुएं के छल्लों को देखा और एक ठंडी सांस भरी। अरे रे बेचारे सीधे साधे मुर्गे, तेरी तो दो तरफ से लंका लगाई गई है। मैंने कहा, अरे ढोलक, तेरे पीछे कोई भूत नहीं पड़ा है, तेरी किस्मत की चोरी हुई है। वांग चेंगफेंग का मुंह खुला का खुला रह गया। किस्मत की चोरी मतलब? मैंने समझाया, तेरी किस्मत जन से बहुत कड़क थी, पर सबसे पहले तेरे उस कमीने रियल एस्टेट बॉस ने पार्टी में तेरे जन का टाइम पूछकर तेरी अमीरी वाली किस्मत का एक बड़ा हिस्सा चुपके से चुरा लिया, और उसके बाद तेरे उस दोस्त की चालाक मम्मी ने लाल धागा बांधकर उसके सर पर आने वाली मौत की भयंकर विपदा सीधे तेरे सर पर ट्रांसफर कर दी। मैंने आगे कहा, शास्त्रों में साफ लिखा है, दूसरों के कर्मों के पचड़े में बिना सोचे समझे नहीं कूदना चाहिए। तूने अपने दोस्त को तो बचा लिया, पर उसकी मौत का वार अब तेरे सिर पर पड़ रहा है। तू जो आज तक जिंदा बचा हुआ है ना, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। वांग चेंगफेंग की डर के मारे फट के हाथ में आ गई। गुरुजी, मेरी किस्मत चुरा ली, मेरी मौत का ट्रांसफर हो गया, अब मैं क्या करूं? क्या मेरी किस्मत वापस मिल सकती है? मैंने कहा, हाँ, सब हो सकता है, पहले थोड़ा साइड हो। मैंने अपना हाथ उठाया और वांग चेंगफेंग के कंधे पर कड़क से एक ऊर्जा वाली थपकी मारी। ग्ला! वांग चेंगफेंग का मुंह अचानक खुला और उसने सीधे जमीन पर काले रंग की गंदी बदबूदार उल्टी हवा बाहर फेंक दी। उल्टी करते ही बंदे का चेहरा एकदम चमक उठा, आंखें साफ हो गईं और जो छाती पर भारी पत्थर रखा था वो गायब हो गया। ओ भाई, गुरुजी, ये क्या था? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने 100 किलो का बोझ मेरी छाती से हटा दिया। वांग चेंगफेंग हांफते हुए बोला। मैंने मुस्कुराकर अपने झोले से एक वाटरप्रूफ सुरक्षा तावीज निकाला। ये कड़क तावीज हमेशा अपने पास रखना, ये वाटरप्रूफ और फायरप्रूफ दोनों है। तेरी चुराई हुई किस्मत धीरे धीरे खुद ब खुद तेरे पास वापस लौट आएगी। मैंने चेतावनी देते हुए कहा, और सुन, उस रियल एस्टेट कंपनी में दोबारा कदम मत रखना। वो बॉस नीच इंसान है, उसकी लंका बहुत जल्द खुद ब खुद लगेगी। और वो जो तेरा दोस्त लियाओ चेंग है ना, उसके परिवार से हमेशा हमेशा के लिए नाता तोड़ ले, वरना दोबारा बलि चढ़ जाएगा। वांग चेंगफेंग ने तड़ातड़ अपना सर हिलाया। गुरुजी, मैंने तो आज ही उस कंपनी से रिजाइन ठोका है, अब उधर कभी मुंह नहीं मारूंगा, और उस दोस्त के घर तो गलती से भी कदम नहीं रखूंगा। उसने राहत की सांस ली। गुरुजी, तावीज का कितना हुआ? मैंने कहा, तावीज के कड़क 500 रुपए, जो तूने पहले ही ट्रांसफर कर दिए थे। तभी वांग चेंगफेंग थोड़ा हिचकिचाया। उसने अपने फोन की स्क्रीन स्क्रॉल की और एक फोटो मेरे मुंह के आगे कर दी। गुरुजी, वैसे एक बात पूछूं? क्या अगर कोई बंदा अचानक बिना किसी बीमारी के कोमा में चला जाए या बेहोश हो जाए, तो क्या हमेशा उसकी किस्मत ही चुराई जाती है? मैंने फोटो पर उड़ती नजर डाली। फोटो में अस्पताल के बेड पर एक नवयुवक बेसुध पड़ा हुआ था। मैंने कहा, जरूरी नहीं है, कई बार तंत्र मंत्र या आत्मा का चक्कर भी होता है। जब तक मैं मरीज को अपनी इन कड़क आंखों से न देख लूं, कुछ नहीं कह सकता। क्यों? ये कौन है तेरी रिश्तेदारी में? वांग चेंगफेंग की आंखों में चिंता छलक आई। गुरुजी, ये मेरा एक कॉलेज का बहुत अच्छा दोस्त है, ये भी अचानक ऐसे ही अजीब तरीके से कोमा में चला गया है। और जब मैंने उस फोटो पर ध्यान से नजर दौड़ाई, तो भाई साहब, बंदे के शरीर के चारों तरफ काली, खौफनाक, श्मशान वाली बदबूदार धुआंधार गैस का ऐसा बवंडर लिपटा हुआ था कि पूछो मत। अरे छोटे, तेरी तो किस्मत चुराई गई थी, पर इस लौंडे की तो तेरे से भी भयंकर लंका लगी हुई है। वांग चेंगफेंग का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या मेरे से भी ज्यादा भयंकर? गुरुजी, आपको क्या लगता है इसके साथ क्या हुआ है? क्या हाल ही में किसी खास जगह गया था, किसी अतरंगी बंदे से मिला था, या कोई अजीब चीज उठाई थी उसने? मैंने कहा, मुझे क्या पता, मैं क्या उसके पेट में बैठा हूँ? तू याद कर, तेरा दोस्त है। बंदे ने अपना दिमाग दौड़ाया। अरे गुरुजी, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। वो मुझसे हर बात शेयर करता था, पर बीमार होने से पहले एकदम नॉर्मल था। हम हॉस्टल के मेस में खाना खाने बैठे थे। उसने दाल चावल की पहली बाइट मुंह में डाली और धड़ाम से सीधे जमीन पर चित्त। मुझे लगा खाने में छिपकली गिर गई है। भाग के हॉस्पिटल ले गया। तब से बंदा कोमा में है। डॉक्टर भी सर पकड़ के बैठे हैं कि बीमारी क्या है। गुरुजी, ये तो बहुत डरावना लोचा है। मैंने अपनी ठुड्डी खुजलाई। अच्छा, एक काम कर, तू अभी हॉस्टल जा और मुझे अपने कमरे का नजारा दिखा। वांग चेंगफेंग बोला। अरे गुरुजी, कमरे में जाने की क्या जरूरत, मैं अभी आपको सीधे वीडियो कॉल लगाता हूँ। उसने झट से वो मेंढक वाला टोप उठाया, अपना कड़क सुरक्षा तावीज जेब में ठूंसकर 2-3 बार प्यार से थपथपाया और भागता हुआ अपने रूम की तरफ निकल गया। जाते जाते मैंने उसके पीछे देखा और मुस्कुराया। क्यों छोटे, कभी सोचा है कि तू हर बार इतनी भयंकर मौत के मुंह से बाल बाल कैसे बच जाता है? वांग चेंगफेंग रुका। क्यों गुरुजी, क्या मेरी खोपड़ी लोहे की है? मैंने कहा, अरे ढोलक, तेरी खोपड़ी लोहे की नहीं है, तेरे पीछे कोई छुप के तेरी पहरेदारी कर रहा है। कौन पहरेदारी कर रहा है? मैंने रहस्यमयी मुस्कान चिपकाई। टाइम आने पर पता चलेगा। जा, पहले रूम पहुंच। बंदा तो भाग गया। मैंने उसके पीछे देखा। वहाँ एक सफेद बालों वाली बूढ़ी दादी माँ की आत्मा खड़ी थी, जो वांग चेंगफेंग को प्यार से देख रही थी। मैंने दादी जी से कहा, फिक्र मत करो आंटी जी, लौंडा अब एकदम सेफ है, अब आप आराम से ऊपर स्वर्ग की फ्लाइट पकड़ो। दादी जी ने मुस्कुराकर मुझे प्रणाम किया और हवा में गायब हो गयी। थोड़ी देर में वांग चेंगफेंग का कड़क वीडियो कॉल आ गया। हाँ गुरुजी, रूम में कोई नहीं है, सब अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स को घुमाने निकले हैं। ये देखो हमारा रूम। वो फोन घुमा घुमा कर रूम दिखाने लगा। जैसे ही फोन का कैमरा खिड़की के पास वाले ऊपर वाले बेड पर गया, मेरी आंखें छोटी हो गईं।
बेड के आसपास इतनी जहरीली जफा काली बदबूदार ऊर्जा फैली हुई थी और उस पर तांत्रिक मंत्र तंत्र के निशान छपे हुए थे। मैंने तुरंत कड़क आवाज में पूछा, अबे वो खिड़की वाला ऊपर का बेड किसका है? वांग चेंगफेंग घबराकर 2 कदम पीछे हटा। अरे गुरुजी, वो तो मेरे उसी जिगरी यार ली चेंग का बेड है जो कोमा में पड़ा है। क्या हुआ? वहाँ कुछ लोचा है क्या? मैंने सीरियस मुंह बनाकर कहा। तेरा दोस्त बहुत बड़े लफड़े में है। वांग चेंगफेंग की डर के मारे फट के हाथ में आ गई। हकलाते हुए बोला, गुरुजी बचा लो उसे। वो और मैं एक ही दिन एक ही साल पैदा हुए थे, पड़ोसी भी हैं, बचपन का जिगरी लंगोटिया यार है मेरा। जो बोलोगे करूंगा, बस उसकी जान बचा लो। मैंने कहा, ठंडा पानी पी और शांत हो। जो पता है सच सच बता। वांग चेंगफेंग ने पूरी दास्तान सुनाई। गुरुजी, हम दोनों की बर्थ डेट टाइम सब सेम है। हफ्ते भर पहले कैंटीन में पहली बाइट तोड़ते ही वो गिरा था। मुझे लगा खाना जहरीला है, पर डॉक्टर कुछ पकड़ ही नहीं पा रहे। पिछले 7 दिन से मैं भी सोच सोच के पागल हो रहा था कि हम दोनों के साथ एक साथ इतनी पनौती कैसे आ सकती है। मैं रोड एक्सीडेंट में मरते मरते बचा और वो सीधे कोमा में। क्या कोई भूत प्रेत हमारे पीछे पड़ा है? मैंने कड़क अंदाज में कहा। अरे ढोलक, ये कोई बीमारी नहीं है। तेरी किस्मत चुराई गई थी और तेरे दोस्त की सीधे उम्र चुराई गई है। उम्र चुराई गई है? वांग चेंगफेंग का मुंह 46 इंच के टीवी जितना खुल गया। मतलब ये कैसे होता है? मैंने समझाया, जब कोई नीच अधमरा इंसान अपनी मौत से बचना चाहता है ना, तो वो तंत्र मंत्र की नीच विद्या से किसी जवान लड़के की बची हुई जिंदगी खींचकर अपने नाम ट्रांसफर कर लेता है। इसे कहते हैं जिंदगी की डकैती। वांग चेंगफेंग के रोंगटे खड़े हो गए। हे भगवान, इतना हरामीपन। गुरुजी, अब क्या करें? कैसे बचाएं उसे? मैंने घड़ी देखी। रात के 8:40 बज रहे थे। मैंने कहा, देख छोटे, जब तक मैं मरीज को अपनी इन कड़क आंखों से न देख लूं, तब तक मेन फिक्स नहीं कर सकता। अभी हॉस्पिटल चलें तो उसके घर वाले भगाएंगे तो नहीं? अरे काहे के भगाएंगे गुरुजी? वो तो आईसीयू के चक्कर काट के थक चुके हैं। आप बस चलो। 10 मिनट में वांग चेंगफेंग अपनी छुक छुक ई स्कूटी लेकर मुझे लेने पहुंच गया। कड़क तावीज जेब में होने की वजह से बंदा एकदम फुल चार्ज लग रहा था। 20 मिनट हवा से बातें करते हुए हम सीधे सिटी सेंट्रल हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल की बिल्डिंग में सन्नाटा पसरा हुआ था। ली चैंग का प्राइवेट वार्ड था। जैसे ही हमने दरवाजा खोला, अंदर एक आंटी जी ली चैंग की मम्मी वांग में आंखों से आंसू पोंछ रही थी। पास ही अंकल जी ली बिशान मुंह लटकाए बैठे थे। वांग चेंगफेंग को देखकर अंकल बोले, अरे वांग बेटा, इतनी देर रात, और ये साथ में कौन है? तेरा कोई कॉलेज का दोस्त? वांग चेंगफेंग ने कॉलर ऊंची की। अंकल आंटी, ये साधारण दोस्त नहीं है, ये है लू महागुरुजी। इन्होंने एक नजर में बता दिया कि ली चेंग की बीमारी कोई नॉर्मल बीमारी नहीं है। मैं स्पेशली इन्हें ही दिखाने लाया हूँ। ली चेंग के माए बाप ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। अबे ये 20-22 साल का लौंडा महागुरुजी है। ये बच्चे भी ना कुछ भी ड्रामा करते रहते हैं। आंटी जी ने एक ठंडी सांस भरी। बेटा वांग, तू हमारे बच्चे की इतनी चिंता करता है, बहुत बहुत शुक्रिया, पर रात बहुत हो गई है, डॉक्टर भी परेशान है, तुम दोनों घर जाओ बेटा। तभी पीछे से एक दादाजी ली हुआवांग लाठी टेकते हुए कमरे में घुसे। दादाजी ने जैसे ही मुझे देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे लू महागुरुजी, आप यहाँ? मैंने मुस्कुराकर हाथ जोड़े। अरे दादाजी प्रणाम, फिर से मुलाकात हो गई। दादाजी तो खुशी के मारे उछल ही पड़े। वो अपने बेटे ली बिशान की तरफ मुड़े और जोर से डांट लगाई। अबे ओए उल्लू के पट्टे, सीधे खड़े होकर प्रणाम कर गुरुजी को। ये वही बाबा जी हैं जिनके बारे में मैं परसों बाउजी की दुकान से आकर गा रहा था, जो चुटकी बजा के भविष्य बता देते हैं। तुम लोग मुझे पागल समझ रहे थे ना? देखो, भगवान ने खुद गुरुजी को हमारे बच्चे के लिए भेजा है। ली बिशान और उनकी बीवी का मुंह बन गया। अच्छा, तो ये वही बाउजी वाला तांत्रिक बाबा है जिसके पीछे पिताजी 2 दिन से लट्टू बने हुए थे। लेकिन दादाजी के डर के मारे अंकल जी ने बेमन से हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते गुरुजी। दादाजी ली हुआवांग की बाछें खिल गईं। गुरुजी, मेरे पोते को देखो, न जाने किस भूत प्रेत की नजर लग गई है। 2 दिन से शहर की हर गली में आपको ढूंढ रहा था। मेरी तो जीभ पे छाले पड़ गए थे। मैं सीधा बेड के पास गया। ली चेंग बेसुध पड़ा हुआ था, चेहरे पर पीलापन था। मैंने उसकी नब्ज और चेहरे की आभा देखी और 5 सेकंड में पूरा खेल समझ गया। मैंने कहा, दादाजी, आपके पोते की जिंदगी किसी ने चुरा ली है क्या? जिंदगी चुरा ली? दादाजी का पारा सीधे 100 डिग्री पर पहुंच गया। किस नीच अधमरे कबाड़ी के पिल्ले की इतनी औकात हो गई कि मेरे आंखों के तारे मेरे पोते की जिंदगी चुरा ले? साले की खोपड़ी न फोड़ दी तो मेरा नाम ली हुआवांग नहीं। गुरुजी, बताओ कौन है वो हरामी? मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगा। दादाजी लाठी हवा में लहराने लगे। आंटी वांग मेई के तो आंखों से आंसुओं का झरना बह निकला। वो मेरे पैरों में गिरने लगी। गुरुजी, मेरा एक ही इकलौता बेटा है, भगवान के लिए इसे बचा लो। आप जो मांगोगे हम देंगे, बस मेरे बच्चे को होश में ले आओ। अंकल ली बिशान ने अपनी बीवी को संभाला और कहा, अरे बाबा जी, गुस्सा मत होइए, आप बस रास्ता बताइए। मैंने दादाजी से पूछा, दादाजी, जो सुरक्षा तावीज मैंने आपको उस दिन दिया था, क्या वो आपके पोते के पास था? दादाजी ने झट से कहा, हाँ गुरुजी, जेब में ठूंस के रखा था। पहले तो नखरे कर रहा था, फिर मैंने धमकी दी कि जेब खर्च बंद कर दूंगा, तब जाके जेब में रखा था। दादाजी ने ली चेंग की जेब में हाथ डाला।
पर बाहर क्या निकला? काले रंग की जली हुई राख का एक मुट्ठी ढेर। दादाजी की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे ये क्या लोचा है? तावीज कहाँ गया? ये तो सिर्फ राख बची है। क्या नकली तावीज था? मैंने कहा, अरे दादाजी, अगर वो तावीज जेब में न होता ना तो आपका पोता उसी दिन कैंटीन में टेबल पर ही ऑन द स्पॉट निपट चुका होता। उस तावीज ने मौत का पहला सबसे भयंकर वार खुद पर झेल लिया और जलकर भस्म हो गया। इसीलिए आपका पोता अभी सिर्फ कोमा में है, वरना इसकी 13वीं का खाना आप खा रहे होते। ये सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी बोलती बंद। आंटी रोते रोते हाँफने लगी। गुरुजी, तो क्या मेरा बेटा अब कभी नहीं उठेगा? क्या वो ठीक हो सकता है? मैंने अपनी कड़क बत्ती सी दिखाई। अरे आंटी जी, जब तक मैं खड़ा हूँ यमराज भी इसकी आत्मा को हाथ नहीं लगा सकता। 500 रुपए का कड़क इलाज है, अभी के अभी उठ के खड़ा कर दूंगा। मैंने कुछ बोलने से पहले अपनी उंगलियों को हवा में नचाया और देखते ही देखते हवा में चमकती हुई सोने की रोशनी वाला एक कड़क मंत्र कवच बना दिया। वो रोशनी तैरती हुई गई और सीधे बेड पर पड़ेली चेंग की छाती में समा गई। वांग चेंगफेंग की आंखें तो ऐसे बाहर आ गईं जैसे 4K टीवी का डिस्प्ले हो। मुंह इतना बड़ा खुला का खुला रह गया कि 2-4 मोमोज आराम से घुस जाए। उधर ली चेंग के मम्मी पापा ली बिशान और वांग मेई का दिमाग तो 2 सेकंड के लिए हैंग हो गया। अबे ये लौंडा डॉक्टर है, तांत्रिक है या सीधी हैरी पॉटर की फिल्म से लैंड हुआ है? दादाजी की टांगे तो खुशी और सदमे के मारे कांपने लगी। और तभी बेड पर पड़ा ली चेंग कसम से आंखें मलता हुआ उठ बैठा। अरे तुम सब लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? दादाजी तो सीधे लिपट गए। अरे मेरा पोता, मेरी जान वापस आ गई। जब थोड़ा माहौल ठंडा हुआ तो मैंने गंभीर मुंह बनाकर असली मुद्दा छेड़ा। देखो भाई, बात ऐसी है कि ये जिंदगी चुराने वाला काला जादू बहुत खतरनाक लोचा है। जब तक हम उस मास्टरमाइंड पापी को ढूंढकर उसकी लंका नहीं लगाएंगे तब तक ये खतरा टलेगा नहीं। मैंने थोड़ी कैलकुलेशन की और पूछा, दादाजी सच सच बताओ, क्या आपके खानदान में हर 2-4 साल में किसी न किसी की अजीब तरीके से अचानक मौत होती आई है? दादाजी का मुंह सूख गया। अरे गुरुजी, आपको कैसे पता? आप तो सच में अंतर्यामी हो। फिर दादाजी ने अपने खानदान का कच्चा चिट्ठा खोला। गुरुजी, हम 3 भाई हैं। बड़े भैया ली जाइवांग के बड़े बेटे की छत की मरम्मत करते वक्त गिरकर मौत हो गई। 2 साल बाद छोटे बेटे को अचानक जवानी में ही हार्ट अटैक आ गया। दूसरे भाई ली शिंगुआओ का एक ही बेटा था। पूरी बस पलटने पर सिर्फ वही अकेला बंदा मरा, बाकी सब बच गए। हम सब डर गए थे कि खानदानी जमीन में कोई वास्तु दोष है। हमने लाखों रुपए खर्च करके पंडित बुलवाए, वास्तु बदलवाया, लगा सब ठीक हो गया। पर अब मेरे पोते की बारी आ गई थी। ली बिशान हकलाते हुए बोले, गुरुजी, तो क्या वो सब भी? मैंने कहा, हाँ, क्या हटाओ, सीधे हाँ लगाओ। उन सब की जिंदगी भी कोई धीरे धीरे चूस रहा था। मम्मी वांग मेई डर के मारे रोने लगी। हे भगवान, तो क्या मेरे बेटे की जान को फिर से खतरा है? मैंने कहा, अरे आंटी जी, चिल मारो। जब तक मेरा तावीज है कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। पर ये बताओ, तुम्हारे खानदान में कोई ऐसा इंसान है जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो, जो 100 साल के पार पहुंच चुका हो? सब सोचने लगे। बड़े भाई ने याद किया, अरे एक 90 साल के चाचा जी हैं। मैंने हाथ हिलाया। ना, वो 90 वाले नहीं, बंदा 100 साल से ऊपर का होना चाहिए, सीधे खून का रिश्ता। दादाजी ली हुआवांग ने दिमाग के घोड़े दौड़ाए पर कुछ याद नहीं आया। उन्होंने झट से अपने बड़े भाई को फोन ठोका। बड़े भाई ने 2 मिनट सोचा और अचानक चिल्लाए, अरे तीसरे नंबर वाले, हमारी एक बड़ी दादी बुआ नहीं थी, दा फेंग की मम्मी। उनकी उम्र तो 100 के पार हो चुकी होगी ना? दादाजी बोले, अबे वो तो कब की टपक चुकी थी ना? बड़े भाई बोले, अबे टपकी नहीं है, पिछले महीने ही किसी ने उन्हें गांव की पुरानी हवेली घर के पास घूमते देखा था। फोन कटते ही दादाजी ने मुझसे कहा, गुरुजी, सुना आपने? वो 100 साल की बुआ दादी अभी भी जिंदा है। मैंने सिर हिलाया। बस यही वो चुड़ैल मास्टरमाइंड है जो अपने ही खानदान के जवान लड़कों की बलि चढ़ा चढ़ा कर खुद 100 साल से अमर बनी बैठी है। अब बात ये थी कि वो बूढ़ी औरत कहाँ मिलेगी? दादाजी ने जैसे तैसे दा फेंग के छोटे बेटे ली वान को ढूंढा और उससे कांटेक्ट किया ताकि पुरानी हवेली का दरवाजा खोला जा सके। रात को ही मैंने बाजार से कड़क पीला कागज, लाल सिंदूर खरीदा और रात भर बैठकर कड़क तावीजों की पूरी फैक्ट्री लगा दी। क्योंकि भाई, जो औरत 100 साल से जवानी चूस रही हो, उससे भिड़ने के लिए पूरा बारूद तैयार होना चाहिए। अगली सुबह ली बिशान की गाड़ी में मैं, दादाजी और दा फेंग का छोटा पोता ली वान बैठकर सीधे ली विलेज के लिए निकल पड़े। गांव पहुंचने में 1 घंटे का रास्ता था। मैंने जेब से 3 कड़क ट्रिगर तावीज निकाले और तीनों को थमाते हुए कहा, ये लो, इसे जेब में चिपका लो, रास्ते में कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दादाजी ने तो कड़क तावीज को सीने की जेब में ऐसे रखा जैसे शून्य का नोट हो। ली बिशान ने जिप वाली जेब में ठूंसा, पर वो जो ली वान था ना, उसने मुझे 22 साल का मुंडा समझकर मन ही मन हंसा और तावीज को कवर के पीछे फोन के केस में ठूंस दिया। सफर के दौरान ली वान ने अपने खानदान का वो खौफनाक राज खोला जिसे सुनकर सबकी रोंगटे खड़े हो गए। ली वान बोला, गुरुजी, मेरी माँ जब बीमार थी तब उन्होंने मरते वक्त मुझे एक बात बताई थी। जब मैं 7 साल का था, मेरे बड़े भाई की भूसे के ढेर में दबकर अचानक मौत हो गई थी। हम सब रो रहे थे, पर मेरी उस 100 साल वाली दादी माँ के सिर के सफेद बाल अचानक काले होने लगे, चेहरे की झुर्रियां गायब हो गईं और वो 60 की उम्र में 30 साल की जवान दिखने लगी। ली वान की आवाज कांपने लगी। मेरे पापा को शक हुआ।
उन्होंने दादी के गले से एक काली तांत्रिक माला लॉकेट झपट कर देखा। गुरुजी, उस लॉकेट पर मेरे मरे हुए भाई की डेट ऑफ बर्थ और टाइम छपा हुआ था। दादी ने चिल्लाकर कहा था, ये सब मेरे पेट से पैदा हुए हैं, इनकी जिंदगी मेरी दी हुई है, तो वापस लेने में क्या बुराई है। ली वान ने आंसू पोंछे। मेरे पापा मम्मी डर के मारे गाँव छोड़कर भाग गए। बाद में जब मेरा जन्म हुआ तो पापा ने दादी से छुपकर मुझे बड़ा किया, पर फिर भी मेरे पापा और मम्मी दोनों कम उम्र में ही कैंसर और एक्सीडेंट में निपट गए। मेरी माँ ने मरते वक्त कहा था कि कभी गांव वापस मत जाना, वरना वो बुढ़िया तेरी भी जिंदगी चूस लेगी। ये सुनते ही दादाजी ली हुआंग की तो ऐसी फटी कि वो गाड़ी में ही उछल पड़े। लाठी पटकते हुए चिल्लाए, अबे उस डायन की बच्ची की इतनी औकात, अपने ही पोते परपोतों की जिंदगी चूस रही है। जानवर भी अपने बच्चों को नहीं खाते। उस बुढ़िया पर ऊपर वाले की बिजली क्यों नहीं गिरती। मैंने खिड़की से बाहर देखा और मेरी आंखों में कड़क चमक आ गई। अरे दादाजी, शांत हो जाओ। अगर ऊपर वाला बिजली नहीं गिरा रहा तो आज उसकी लंका लगाने के लिए यमराज ने मुझे भेजा है। ली बिशान का गुस्सा भी 7वें आसमान पर था। वो स्टीयरिंग व्हील को ऐसे भींच रहे थे जैसे बुढ़िया की गर्दन हो, और बेचारा ली वान शर्म से पानी पानी हो रहा था कि उसकी सगी परदादी ऐसी खौफनाक डायन निकली। मैंने ली वान के कंधे पर हाथ रखा। अरे छोटे, तू क्यों मुंह लटका रहा है? पाप उसने किया है। तू तो शरीफ बंदा है, जिसका पाप उसकी लंका, तेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। गाड़ी 1 घंटे तक हिचकोले खाते हुए आखिरकार ली विलेज पहुंच गई। गांव की पतली घुमावदार गलियों में जैसे जैसे हम ली वान की उस पुरानी हवेली खंडहर के पास पहुंच रहे थे, हवा में बर्फीली श्मशान जैसी ठंडी बदबू बढ़ती जा रही थी। हवेली के लोहे के गेट पर पहुंचते ही मेरी नजर पड़ी। भाई साहब, मकान के अंदर से काली, जहरीली, गंदी ऊर्जा का ऐसा कड़क बवंडर उठ रहा था कि ऐसा लगे जैसे किसी ने अंदर भूत प्रेतों का प्रेशर कुकर बंद कर रखा हो। मैंने कड़क आवाज में कहा, हॉर्न बजाना बंद करो। इस हवेली में कोई शैतानी बाजीगर छुपा बैठा है। गेट के बाहर दादाजी के दोनों बड़े भाई ली जाइवांग और ली शिंगुआ पहले से ही खड़े हमारा इंतजार कर रहे थे। उन्हें पता चला था कि पोते की जान का लफड़ा है, तो पूरे कुनबे को लेकर पहुंचे थे। जैसे ही दादाजी गाड़ी से उतरे, बड़े भैया ली जाइवांग ने सीधे ली वान को देखा और उसका हाथ पकड़कर हिलाने लगे। अरे महागुरुजी, जय हो आपकी, आप आ गए। दादाजी ली होवांग ने झट से बड़े भाई का हाथ झटका। अबे ओए ढोलक, तेरी आंखें बटन बन गई हैं क्या? ये तो दाफेंग का पोता लीवान है। असली लू महागुरुजी ये है। उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया। बड़े भैया और दूसरे भैया ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। 25-26 साल का टी शर्ट और जीन्स पहना लौंडा, दोनों का मुंह बन गया। बड़े भैया बोले, अरे तीसरे नंबर वाले, तू जिंदगी भर ढोलक ही रहा। हमें पता था तू कोई न कोई रायता फैलाएगा, इसीलिए हम शहर से असली कड़क पंडित बाबा जी को पहले से बुक करके लाए हैं। मैंने ध्यान से देखा, उन दोनों के पीछे 30-32 साल का एक लौंडा खड़ा था। सफेद नीला कुर्ता पायजामा, सिर पर मस्त शिखा चोटी, पीठ पर चमचमाती हुई शीशम की लकड़ी वाली तांत्रिक तलवार और चेहरे पर थोड़ा बहुत साधना वाला कड़क ग्लो। नाम था उसका माओ शियाओ फैन। उस छोटे बाबा जी ने भी मुझे देखा। हमारी आंखें मिली। अबे ये लौंडा कौन है जिसके शरीर में आध्यात्मिक पावर इतने कड़क लेवल पर उबल रही है? हम दोनों ने एक दूसरे की औकात 2 सेकंड में नाप ली। दोनों समझ गए कि सामने वाला कोई हवाबाज नहीं, कड़क सेम फील्ड का बंदा है। पंडित माओ शियाओ फैन ने मुस्कुराकर मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम ठोका। मैंने भी मस्त नोट कर दिया। बड़े भैया ने कहा, चलो भाई अब अंदर चलते हैं। जैसे ही लीवान ने हवेली के मुख्य लकड़ी के दरवाजे पर हाथ लगाया, धड़ाम, दरवाजा अपने आप जोर से खुला और अंदर से काली आंधी का ऐसा भयंकर बवंडर बाहर निकला कि उड़ा के ले जाए। धूल मिट्टी से सबकी आंखें बंद हो गईं। पर भाई मैं तो चट्टान की तरह खड़ा रहा। अचानक कमरे के काले अंधेरे में से एक जहरीली काली परछाई हवा में उड़ती हुई सीधे लीवान की छाती को चीरने के लिए झपटी। छोटे हटो। पंडित माओ शियाओ फैन की रिफ्लेक्सेस कड़क थी। उन्होंने झट से लीवान को पीछे धकेला और पीठ से लकड़ी की तलवार निकालकर सीधे उस काली चीज पर दे मारी। छा, एक भयंकर चीखने वाली खौफनाक आवाज गूंजी। वो काली चीज दर्द के मारे चिल्लाती हुई पीछे हटी। जब आंधी थोड़ी थमी और सबने सामने देखा, अबे तेरी, ये कौन सी प्रजाति का एलियन है? माओ शियाओ फैन के मुंह से अनायास ही कड़क गाली निकल गई। ली बिशान और तीनों दादाजी तो डर के मारे 5 कदम पीछे फेंक दिए गए। सामने जमीन पर एक विशालकाय खौफनाक पहाड़ी बंदर बैठा हुआ था। चेहरा उसका लाल और नीले रंग की जहरीली धारियों से रंगा हुआ था। ठुड्डी पर बकरे जैसी पीली दाढ़ी थी और उसके लंबे लंबे जहरीले नाखूनों से काला खून रिश्क रहा था। मैंने कड़क अंदाज में ज्ञान पेला। अरे बाबा, ये कोई नॉर्मल बंदर नहीं है, ये है मुर्दाखोर शैतानी बीस्ट। ये श्मशान के प्रेतों की राख और जहरीला मांस खाकर पला है। इसके नाखूनों में ऐसा कड़क जहर होता है कि एक खरोंच लगी और बंदा सीधे यमलोक का टिकट कटाएगा। बच के रहना। ये सुनते ही तीनों 80-80 साल के दादाजी में ऐसी एथलीट वाली फुर्ती आई कि तीनों एक साथ दौड़कर सीधे लोहे के मेन गेट के बाहर जाकर छुप गए। सिर्फ गेट के किनारे से 3 सफेद मुंडियां बाहर निकलकर झांक रही थीं। तभी उस जहरीले बंदर के पीछे से एक 100 साल की बूढ़ी औरत हवा में तैरती हुई बाहर आई। उम्र 103 साल, पर चेहरा भाई साहब लीवान की मम्मी से भी ज्यादा चिकना। एक भी झुर्री नहीं, पर आंखें ऐसी जहरीली जैसे सीधे नरक के कुंड से निकल कर आई हो। लीवान हकलाया, दादादी। बुढ़िया ने एक खौफनाक चुड़ैल वाली हंसी हंसी। हा,
उसने अपनी सूखी उंगलियों में काली जहरीली गैस का बवंडर बनाया और उस बंदर के जख्म पर छिटक दिया। देखते ही देखते उस बंदर का कटने वाला जख्म 2 सेकंड में ऐसे भर गया जैसे प्लास्टिक पिघल के जुड़ गई हो। माओ शियाओफैन ने थूक निकला और मेरी तरफ देखा। भाई, ये बुढ़िया तो नेक्स्ट लेवल की जादूगरनी निकली। बंदर की आंखें खून की तरह लाल हो गईं। उसने गुर्रर करके सीधे माओ शियाओफैन के मुंह पर झपट्टा मारा। माओ शियाओफैन ने अपनी लकड़ी की तलवार आगे की, पर बंदर ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि तलवार छूटकर दूर जा गिरी। बंदर के जहरीले नाखून माओ शियाओफैन के सीने पर लगे, पर तभी जिज्ज माओ शियाओफैन के शरीर से साधना की कड़क सुनहरी रोशनी निकली और बंदर का हाथ जल गया। बंदर पागल हो गया। उसने अपने 3 इंच लंबे जहरीले दांत खोले और सीधे माओ शियाओफैन की गर्दन की नस काटने के लिए मुंह फाड़ दिया। अरे भाई, गया मैं। माओ शियाओफैन की डर के मारे फट के हाथ में आ गई। टिंक। उसी 1 माइक्रो सेकंड में मैंने अपनी जेब से एक कड़क सुनहरी सिक्का निकाला और अपनी उंगली के स्नैप से गोली की स्पीड में फेंका। धप। वो सिक्का सीधे उस जहरीले बंदर के माथे को आर पार चीरता हुआ निकल गया। बंदर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी बॉडी हवा में ही जम गई और जमीन पर गिरते ही काले बदबूदार कीचड़ में बदल गई। माओ शियाओफैन ने कांपते हाथों से अपनी गर्दन छुई। सब सलामत था। उसने जमीन पर बहती काली राख को देखा, फिर मुड़कर मुझे ऐसे देखा जैसे मैं साक्षात विष्णु भगवान का अवतार हूँ। अबे, एक सिक्के से इस दैत्य की लंका लगा दी। अपने पालतू बंदर को मरता देख उस 100 साल की बुढ़िया का दिमाग सटक गया। उसने अपनी चील जैसी उंगलियां हवा में लहराई और काले जहरीले कांच के तीरों की पूरी बौछार हमारे ऊपर छोड़ दी। माओ शियाओफैन ने भागकर अपनी तलवार उठाई और मंत्र पढ़कर अपने सामने 2 तीरों को हवा में ही काट दिया, पर झटके से पीछे जा गिरा। लेकिन बाकी 10-12 जहरीले तीर सीधे पीछे खड़े ली वान और गेट पर छुपे तीनों दादाओं की तरफ रॉकेट की स्पीड से भागे। ली वान ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। खत्म, आज तो राम नाम सत्य है। धड़ाका। जैसे ही वो जहरीले तीर ली वान से टकराने वाले थे, ली वान के बैक कवर में ठूंसा हुआ मेरा वो कड़क सुरक्षा तावीज एकदम सूर्य की तरह दहक उठा। एक कड़क गोल्डन शील्ड ली वान के चारों तरफ बन गई। सारे जहरीले तीर उस शील्ड से टकराकर छन छन करके राख बन गए। ली वान ने आंखें खोली। ओ भाई, तावीज जिंदाबाद। उधर गेट पर खड़े बड़े दादाजी ली जाइवांग और तीसरे दादाजी की जेब में रखे तावीजों ने भी गोल्डन ब्लास्ट किया और सारे जहरीले तीर भस्म हो गए। लेकिन वो जो दूसरे नंबर वाले दादाजी थे ना, उन्होंने तावीज जेब में रखने की बजाय जिद में गाड़ी के डैशबोर्ड पर छोड़ दिया था। एक छोटा सा जहरीला तीर उनके हाथ को छूता हुआ निकल गया। आहा, मटकी फूट गई मेरी। दूसरे दादाजी का हाथ तुरंत बैंगन जैसा काला नीला पड़ गया और वो दर्द के मारे जमीन पर लोटने लगे। मैंने एक ठंडी सांस भरी। कहा था ना, तावीज जेब में रखो। ढोलक पंथी की भी हद होती है। मेरी आंखों में अचानक कड़क महामंत्र वाली आग भड़क उठी। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, हवा में अपने दोनों हाथ उठाए और जोर से चिल्लाया, अरे ओ 100 साल की चुड़ैल, बहुत जीली, दूसरों की जिंदगी चूस कर। अब तेरे पापों का बिल फाड़ने का टाइम आ गया है। मैंने अपनी हथेली से महासूर्य कड़क गायत्री सील का विशाल का एक गोल्डन चक्र हवा में लॉन्च कर दिया, जिसने पूरी हवेली के आसमान को सोने की रोशनी से चमका दिया। और भाई साहब, जैसे ही वो सूर्य समान कड़क सुनहरी रोशनी उस चुड़ैल बुढ़िया पर पड़ी, पूरा आंगन जगमगा उठा। ऐसा लगा जैसे शमशान के अंधेरे में सीधा दोपहर का सूरज उगाया हो। हवेली में जमी सालों पुरानी काली जहरीली बदबू उस कड़क रोशनी के सामने ऐसे भाप बनकर उड़ने लगी जैसे गर्म तवे पर पानी की बूंदें। चुड़ैल बुढ़िया तो रोशनी पड़ते ही तड़पने लगी। हैच। उसकी चीख से पूरे गांव की दीवारें हिल गईं। जो चेहरा अभी 5 सेकंड पहले 30 साल की जवान हीरोइन जैसा चिकना लग रहा था, वो उस कड़क सुनहरी रोशनी के सामने पिघलने लगा। स्किन लटक गई, आंखें अंदर गड्ढे में धंस गईं और देखते ही देखते उसकी असली खौफनाक औकात सामने आ गई। एक 103 साल की सड़ी गली, झुर्रियों से भरी, श्मशान की बदबू मारने वाली पुरानी डाकिन। मेरी आवाज में एकदम कड़क गंभीरता आ गई। अरे ओ बुढ़िया, अपने ही बच्चों की जवानी चूस कर अमर बनने का सपना देख रही थी। अब यमराज का बुलावा आ गया है। मैंने अपनी उंगली से हवा में इशारा किया। आसमान में तैरता हुआ वो विशालकाय गोल्डन चक्र सीधा कड़क महामंत्र सील में बदल गया और भारी भरकम पत्थर की तरह सीधे बुढ़िया के माथे पर धड़ाम से आ गिरा। बुढ़िया ने अपनी आखिरी काली ऊर्जा निकालकर रोकने की कोशिश की, पर भाई साहब, मेरी कड़क साधना के आगे उसकी वो गंदी ऊर्जा ऐसे फूटी जैसे हवा भरा गुब्बारा। छा, मंत्र की सील सीधे उसके माथे पर छप गई। बुढ़िया के शरीर से बचा कुचा पानी और आत्मा जलकर राख होने लगे। एक आखिरी खौफनाक चीख गूंजी और वो बुढ़िया सीधे सूखी राख की ढेरी बनकर जमीन पर बिखर गई। अगले ही सेकंड हवा में उड़ती सुनहरी रोशनी ने उस राख को भी हवा में उड़ाकर ऐसा साफ किया कि वहाँ नामो निशान तक नहीं बचा। हवेली का पूरा माहौल एकदम साफ सुथरा हो गया। ठंडी बर्फीली हवा गायब और मस्त गुनगुनी धूप आंगन में खिल उठी। अगर जमीन पर उस जहरीले बंदर के काले कीचड़ के निशान न होते तो कोई मान ही नहीं पाता कि यहाँ अभी अभी सीधे नरक का तांडव हुआ था। उधर गेट पर खड़े बड़े दादाजी और तीसरे दादाजी ली हुओवांग दौड़कर अपने दूसरे भाई ली शिंगुआओ के पास पहुंचे, जिनका हाथ जहरीले तीर से काला नीला पड़ चुका था। पंडित माओ शियाओफैन भी भाग कर आए और नाड़ी चेक करने लगे। भाई, जहर तेजी से दिल की तरफ भाग रहा है।
मैं मस्त अपनी जेबों में हाथ डाले आगे बढ़ा, 2 उंगलियों को हवा में नचाया, एक कड़क जहर नाशक मंत्र की लाइन खींची और सीधे दूसरे दादाजी के काले पड़ चुके हाथ पर ठोक दी। जी ई वो कड़क सुनहरी रोशनी सीधे उनकी चमड़ी के अंदर घुसी और जो काला नीला जहर कंधे की तरफ भाग रहा था वो सीधे उल्टे पांव पीछे हटकर उंगलियों के रास्ते हवा में उड़ गया। हाथ का रंग फिर से एकदम नॉर्मल। दूसरे दादाजी ने राहत की सांस ली, माथे का पसीना पोंछा और हाथ जोड़कर रोने लगे। ओ भाई, दर्द गायब, धन्यवाद गुरुजी। अगर आज आप न होते तो मैं तो अपनी माँ जैसी दिखने वाली उस चुड़ैल के चक्कर में निपट ही गया होता। उधर ली वान जमीन पर पड़ी उस राख के ढेर के पास गया। उसने अपने उस कड़क सुरक्षा तावीज को देखा जो उसके फोन कवर के पीछे अभी भी हल्का हल्का चमक रहा था। उसने एक लंबी सांस खींची, अपनी उस पापी परदादी की राख के आगे हाथ जोड़े। ये उसकी तरफ से खानदान के इस खौफनाक पाप का आखिरी अंत था। दादाजी ली हुओवांग ने बिना देरी किए अपनी जेब से कड़क नोटों की मोटी गड्डी निकाली और जबरदस्ती मेरे झोले में ठूंस दी। गुरुजी, ये तुच्छ सी भेंट स्वीकार कीजिए। आपने हमारे पूरे खानदान को उस चुड़ैल के चंगुल से बचा लिया। पंडित माओ शियाओफैन को भी उनकी मेहनत का कड़क माल पानी मिल गया। माओ शियाओफैन ने अपनी लकड़ी की तलवार पीठ पर बांधी, मेरे पास आकर हाथ जोड़े और इज्जत से बोले, लू भाई, आपकी साधना और ये कड़क मंत्र शक्ति देखकर मजा आ गया। आपकी उम्र भले छोटी हो पर आपका लेवल नेक्स्ट लेवल है। आगे कभी मौका मिले तो आपके साथ काम करने में बहुत मजा आएगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, अरे माओ भाई, तारीफ के लिए शुक्रिया। आप भी कड़क बंदे हो, सही टाइम पे एंट्री मारी थी। ली विलेज का ये पूरा जिंदगी चुराने वाला केस फुल एंड फाइनल सॉर्ट करके जेब में कड़क फीस का माल पानी डांट कर मैं मस्त अपनी छुक छुक गाड़ी में वापस शहर के लिए निकल पड़ा। इस भयंकर मिशन को पूरा करने के बाद मेरे शरीर पर पुण्य और कर्मों का कड़क गोल्डन ग्लो और ज्यादा चमकदार हो गया था। शहर की चमचमाती रंगीन लाइटें दिखने लगी थी। एक कड़क अंगड़ाई ली और मुस्कुराकर सोचा, अरे भाई, लोचा तो खत्म हो गया। अब सीधे उस चटपटी फूड स्ट्रीट पर धावा बोलना है और कल रात के छूटे हुए तीखे कबाब और रोल दबा के ठूसने हैं। चलो भाई, कहानी का द एंड तो एकदम परफेक्ट हुआ। खोटा सिक्का बाजार से बाहर और असली हीरा अपने घर। आपको ये बदला कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली धमाकेदार कहानी में।